एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि कन्वर्सेशन चल रही है एक कैप्टन और उसके वाइस कैप्टन के बीच में, जहां वाइस कैप्टन कह रहा होता है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए, पर कैप्टन उस पे कहता है कि हम लोग अपने कन्वेंशनल हथियारों से उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, हमें उनको हंटर के ही हवाले छोड़ना पड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बैटल ग्राउंड जिसपे काफी सारे इंसान बड़ी बड़ी एंड से जो कि मॉन्स्टर टाइप की होती है उनसे लड़ रहे होते हैं, पर वो उनसे जीत नहीं पा रहे होते हैं, हार मानने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे 3 आदमी आ जाते हैं। हमें बताया जाता है कि ये तीनों एस क्लास के हंटर्स हैं। उसमें से एक सबको हील कर रहा होता है, एक के पास टाइगर की स्ट्रेंथ होती है और एक के पास लाइटनिंग अटैक्स होते हैं, पर वो सब उस एंड ग्रुप के लीडर से लड़ने वाले होते हैं। जैसे ही टाइगर और लाइटनिंग लीडर को मारते हैं वैसे ही उसके जैसे और बहुत सारे आ जाते हैं। इसी फाइट से थोड़ी दूर एक जगह ऐसी और लड़ाई चल रही होती है जहाँ पे और बहुत सारी एंड्स होती हैं, रेड और व्हाइट्स, जिसको एक फायर यूजर लीड कर रहा होता है। वैसे उनके ग्रुप में कुछ ज्यादा ही बंदे होते हैं। फिर हमें नरेटर समझाता है कि 10 साल पहले कई सारे गेट खुले थे जो कि दूसरी दुनिया को इंसानी दुनिया से जोड़ते हैं। उस गेट के पार बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं जिन पे कन्वेंशनल वेपन्स का कोई असर नहीं होता, उनसे केवल हंटर लड़ सकते हैं और ये हंटर्स की पावर स्केलिंग हमेशा से डिसाइड होती है। एस क्लास, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास और ई क्लास, और जिस भी क्लास में आपको पावर मिली आप उसकी कैटेगरी में आ जाते हैं। देन हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट टाइम जो कि 3 साल बाद का टाइम होता है, जो अभी मैंने जस्ट बैटल बताई थी आपको। हमें दिखाया जाता है कि कुगा, माशिमा जो कि रेड के पहले आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ आता है हमारा मेन कैरेक्टर जिन वू संग, सब उसको ही बोल रहे होते हैं। ये देख के कुगा पूछता है माशिमा से, हाँ ये कोई बहुत स्ट्रांग बंदा है क्या? तभी हमें माशिमा बताता है कि ये तो पूरी दुनिया का सबसे वीकेस्ट हंटर है और ये किसी ई लेवल गेट से टकरा के भी चोट खा सकता है। मिजुकी जो कि संग की दोस्त होती है वो भी वहाँ पे आ जाती है। वो संग को लगी हुई चोटों के बारे में पूछती है, बोलने लगती है। वो संग को अपने चोटों के लिए सावधान रहने के लिए बोलती है। फिर संग कहता है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो वीक है तो इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। संग दोबारा रेड के लिए बैरियर के अंदर जाने वाला होता है कि इस टाइम उसके पार्टी का लीडर मिस्टर माबुची होता है। दूसरी तरफ 2 लोग सूट पहन के आपस में बात कर रहे होते हैं उनकी मीटिंग के बारे में। उनकी मीटिंग जो कि गवर्नमेंट से थी, उसमें गवर्नमेंट हंटर्स कह रहे होते हैं कि हमें पता है ये काम काफी कठिन है, पर हंटर्स को डेंजन्स क्लियर करने ही होंगे। असली में माना ओर्स, मैजिक स्टोन्स और जेम्स जो मॉन्स्टर के मरने पे मिलते हैं वो अब करेंसी की तरह यूज होते हैं, पर गवर्नमेंट को ये सब एनर्जी प्रोडक्शन के लिए चाहिए होता है। इनसे प्रोड्यूस एनर्जी हाइड्रो पावर से क्लीनर और न्यूक्लियर पावर से सेफर होती है। वहीं रेड में संग अपनी जिंदगी में पहला ग्लोबिन मारता है जिसे उसे एक स्टोन मिलता है, पर वह फिर से इंजर हो जाता है। एक गॉब्लिन एक तलवार उसके पेट में आर पार कर देता है। मिजुकी उसे वहाँ पे आके बचाने के लिए आ जाती है और उसे हील करना चालू कर देती है। जब तक मिजुकी हील कर रही होती है संग को, तब तक बाकी लोग लड़ रहे होते हैं उन मॉन्स्टर से और उनके लीडर को वो लोग मार भी देते हैं। पर तभी एक आदमी को एक पैसे दिखाई देता है। देन वो लोग वोटिंग करते हैं कि हम लोग को अंदर जाना चाहिए कि नहीं, जहाँ पे वोट इक्वली डिसाइड हो जाता है। देन हमें लास्ट में संग का वोट चाहिए होता है। हमें बताया जाता है कि संग के पापा कहीं चले गए हैं, उसकी माँ बीमार है और उसकी बहन को यूनिवर्सिटी का इंटरेस्ट देना है, उसके लिए उसे पैसे चाहिए। देन जनवू अपना वोट अंदर जाने के लिए करता है। हंटर एसोसिएशन में काफी सारे नए हंटर्स अपनी क्लास चेक करने आए होते हैं। तभी वहाँ पे एस क्लास हंटर शिजुकी आती है जो कि एक पर्स उड़ाने वाले से पर्स वापस ले रही होती है। एंड ये सब देख के आसपास के लोग कुछ ज्यादा ही एंजॉय कर रहे होते हैं। तब हमें बताया जाता है कि स्टार्टिंग में दिखाया गया सूट वाला आदमी असली में हंटर एसोसिएशन का हेड होता है और उसका नाम होता है कियोमी गोटो। वो नए हंटर को सिखा रहा होता है कि आप में से कई सारे लोग हंटर बनेंगे और कई सारे नहीं, पर जो बनेगा वो हमेशा जिंदगी भर केयरफुल रहे। बेस्ट हंटर वो होता है जो डरपोक होता है क्योंकि वही जिंदगी बचाता है। संग और उसके पार्टी के मेंबर्स सब आ चुके होते हैं एक जगह पे, उस गुफा के थ्रू, जहाँ पे काफी सारी बड़ी बड़ी मूर्तियां होती हैं, स्टैट्यूज होती हैं। पर जैसे ही वो सब अंदर जाते हैं वहाँ का दरवाजा बंद हो जाता है। उसकी टीम में से एक आदमी बाहर जाने की कोशिश करता है, पर वहाँ पे लगी एक मूर्ति कुल्हाड़ी से एक बार में ही उसको मार देती है। सब लोग पैनिक करने लगते हैं। फिर क्या, फिर होती है तबाही। सारे हंटर्स ऑलरेडी डरे होते हैं, पर संग काफी बार मौत के मुंह से बच चुका होता है तो उसे मौत से उतना डर नहीं लग रहा होता है, पर इस बार वो भी कांप रहा होता है। तभी उसकी रूम की सबसे बड़ी स्टैचू जो कि बैठी होती है, उसकी आंखों से एक लेजर निकलता है और उससे माशिमा जल के मर जाता है और संग को पूरा विश्वास हो जाता है कि वो मरने वाला है। जोही को भारी सदमा लगा होता है क्योंकि उनके पीछे वाली मूर्ति उनके ऊपर लेजर से अटैक की होती है। वो अपना कान पकड़ के नीचे लेटी होती है। मिस्टर सॉन्ग जिनका हाथ कट चुका होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आके उसको थैंक्स बोलते हैं क्योंकि अगर वो वार्निंग ना देता तो और भी लोग मर सकते थे। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि मेरा हाथ बांध दो ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। उनका कहना था कि वो कुछ बी रैंक मिशन पे गए थे पर उन्होंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। उनके सामने जो मूर्ति थी वो कम से कम ए रैंक या एस रैंक की थी। कैटनन टेम्पल के रूल्स जो कि एक पत्थर पे लिखे होते हैं उनके अनुसार पहला भगवान का सम्मान करो, दूसरा भगवान की पूजा करो, तीसरा भगवान को अपनी भक्ति साबित करो। जो भी ये रूल नहीं मानेगा वो मारा जाएगा और भगवान कोई और नहीं ये मूर्ति ही थी। फिर हमें बताया जाता है कि डंजन पोर्टल की हिस्ट्री के बारे में। ये 10 साल पहले भी खुले थे और इनके आने के बाद इस दुनिया में सुपरनेचुरल एक्टिविटीज बढ़ गई थी। उन्हीं सुपरनेचुरल एक्टिविटीज के एग्जांपल थे हंटर्स जिनको पावर्स मिली और उनके ऊपर जिम्मेदारियां आ गई डंजन्स के अंदर रहने वाले मॉन्स्टर को हराने की। एक बार मिलने के बाद हंटर्स की पावर या रैंकिंग कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक हाई स्कूल जहाँ पे एक लड़की पूछ रही होती है एक लड़की से कि तुम्हारा भाई तो हंटर है ना, तो लड़की बोलती है हाँ, पर वो काफी वीक है और ई रैंक का हंटर है, वो हमेशा खूब सारी चोटें लेके वापस आता है। तो वो लड़की धीमे
से बोलती है उससे अच्छी तो मैं ही हूँ। शायद हमें यहाँ पे हिंट दिया जा रहा है कि वो लड़की भी हंटर ही है। बैक टू जेनवू, एक आदमी वहाँ से अपनी स्पीड की हेल्प से भागने की कोशिश करने वाला होता है। मतलब हाँ, वो कह रहा होता है कि मैं इतना तेज भागूंगा कि फ्लैश चचा को अपनी नानी याद आ जाएगी और इस मूर्ति को भी। पर इससे पहले वो वहाँ से भाग पाए उसके साथ कांड हो जाता है, मतलब वो मारा जाता है। भाई इस टाइम पे तो मेरी हंसी निकल गई थी यार। लिटरली वो बंदा अपना पूरा शरीर तो गायब कर ले जाता है, बस उसके पैर ही बचते हैं जिससे वो भागने वाला होता है। बाकी सब यही सोच रहे होते हैं कि ये मूर्ति अगर इतनी पावरफुल है तो ये हमें मार क्यों नहीं रही है। वैसे हमें कीड़ों की बराबर ही समझ रही होंगी, पर तब तक जेनवू को समझ में आ जाता है कि उनको टेम्पल्स के रूल को फॉलो करने होंगे। पर यार इन लोगों ने रूल पहले ही पढ़ लिए थे, इन लोगों को रूल पहले से ही फॉलो स्टार्ट करना चाहिए था। बट कोई नहीं, अब ये लोग थोड़ा दिमाग चला रहे हैं तो अच्छी बात है। फिर सब अपना सिर झुकाते हैं मूर्ति के सामने, मूर्ति हंसने लगती है। वैसे ये स्माइल एज अ मीम बहुत जगह यूज होने वाली है और इससे पहले भी यूज हो रही थी यार, ये आइकॉनिक बन चुकी थी। एनीवे फिर क्या, फिर पार्क भैया को आइडिया सूझता है कि वो खड़े हो जाते हैं तो उनको देखी देखी सब लोग खड़े हो जाते हैं और फिर मूर्ति भी खड़ी हो जाती है और उसके बाद सबकी खटिया भी खड़ी हो जाती है। फिर हमारे हीरो को सेकंड रूल याद आता है कि भगवान की पूजा करो और फिर एक बंदा निकल पड़ता है भगवान की पूजा करने। वैसे मांगा में वो बंदा क्रिश्चियन था पर यहाँ कोई रिलीजन नहीं बताया गया, तो वो बंदा वही प्रेयर गाने लगता है जो वो जीसस के सामने गाता था। ऑब्वियसली ये प्रेयर उस मूर्ति को तो नहीं रोक पाने वाली है, तो वो मूर्ति उसे कुचल के आगे बढ़ जाती है। फिर एक लड़की और मारी जाती है, फिर पार्क भैया भी मारे जाते हैं। फिर फाइनली जेनवू को समझ आता है कि भगवान की पूजा करने का मतलब उनको उन मूर्ति के नीचे जाके खड़ा होना होगा जिनके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सब एक करके मूर्ति के नीचे खड़े होते हैं। जेनवू और जो ही एक ही मूर्ति के सामने खड़े होते हैं। एक मूर्ति के सामने एक ही बंदा खड़ा हो सकता है, तो जेनवू जोही को छोड़ के वहां से भागने लगता है एंड उस पे मूर्तियां अटैक कर देती हैं एंड उसी में जेनवू अपना पैर खो देता है। लेकिन मरने से पहले वो फाइनली एक मूर्ति के सामने आ चुका होता है एंड उसके बाद मूर्तियां अपनी कुर्सी पे जाके बैठ जाती हैं। उधर जोही पूरी कोशिश कर रही होती है कि वो जेनवू को हील कर सके, बट कटे हुए पैर को वापस तो वो भी नहीं उगा सकती। एनीवे उनके सामने एक अल्टर आ जाता है और जेनवू बताता है कि किस्से और कहानियों के हिसाब से उन्हें किसी का सैक्रिफाइस देना होगा और ये थर्ड रूल यानी कि भगवान को अपनी भक्ति साबित करने से मैच भी हो रहा है। मिस्टर सॉन्ग जो कि लीडर होते हैं ग्रुप के, वो खुद को सैक्रिफाइस की तरह ऑफर करने के लिए अल्टर के पास जाते हैं पर कुछ नहीं होता, एक फ्लेम जल जाती है। फिर जेनवू और उसको लेके 2 लोग और जाते हैं और वहाँ पे 3 और फ्लेम जल जाती हैं। जेनवू सोच रहा होता है कि अगर पोर्टल्स ब्रेक हो गए होंगे, मतलब अगर 7 दिन वहाँ पे उनको हो चुके हैं, तो बाकी सारे मॉन्स्टर उनकी दुनिया में आ जाएंगे, तो उनका यहाँ से निकलना जरूरी है। फिर हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जेनवू की बहन आई होती है अपनी माँ से मिलने, जो कि कामों में होती है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है किसी मैजिकल क्रिस्टल से। इंपॉर्टेंट डिटेल यहाँ पे ये है कि जस्ट टू नो कि कितना मैटर करता है यहाँ पे डंजन्स डे टू डे लाइफ में। बैक टू अल्टर सब लोग समझ जाते हैं और सब लोग अल्टर के पास आ जाते हैं। अल्टर के पास आते ही सबके लिए एक फ्लेम जल जाती है एंड वहाँ पे उन सबके आते ही सारे स्टैचूज चलने लगते हैं उनकी तरफ और उन सभी की फटने लग जाती है। ओके ऑनेस्टली इसके बाद मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि अब क्या करना है, पर जेनवू को समझ आ जाता है। उसे ये बच्चों की गेम की तरह लगता है, जब तक स्टैचूज को देखते रहेंगे तब तक वो मूव नहीं करेंगे, तो सब लोग स्टैचूज को देखने लगते हैं। पर तब तक एक लड़की वहाँ से भाग लेती है और गेट थोड़ा सा बंद हो जाता है, तो सबको समझ आ जाता है कि जैसे जैसे लोग निकलते जाएंगे गेट वैसे वैसे बंद होता जाएगा और आखिरी में एक बंदा रुकेगा जो कि खुद को सैक्रिफाइस करेगा। ब्लू फ्लेम्स जो कि ऑरेंज फ्लेम के किनारे होते हैं वो टाइमर्स हैं, अगर उस टाइमर तक सब वहीं रह गए तो सबके सब सैक्रिफाइस हो जाएंगे। फिर हमें दिखता है एनिमे हिस्ट्री का वन ऑफ द क्रूएलेस्ट सीन, जहाँ पे वो लोग जिनके साथ जेनवू डंजन क्लियर करने आया होता है वो एक एक करके उसको छोड़ के भागने लगते हैं, ब्रेकिंग हिज ट्रस्ट। बुरा तो लग रहा होता है पर आई एम प्रीटी श्योर कोई भी बाकी लोगों की जगह होता तो वो भी यही करता। यू नेवर रियलाइज हाउ सेल्फिश यू कैन बी, और वो सेल्फिशनेस केवल अपने कारण नहीं होती है, अपनी फैमिली के लिए भी होती है और वही हमें देखने को भी मिलता है। मिस्टर किम की फैमिली थी तो उनको जाना ही था अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। मिस्टर संग कहते हैं कि जोही और जेनवू वहाँ से चले जाएं, पर जोही के पैर काम नहीं कर रहे होते हैं शॉक के कारण। मिस्टर संग उसको लेके वहाँ से चले जाते हैं। जाते जाते जेनवू अपना एक क्रिस्टल जोही को दे देता है डिनर खरीदने के लिए। जेनवू ने प्रॉमिस किया होता है कि वो दोनों साथ में डिनर करेंगे। फिर जो सीक्वेंस आता है वो काफी मजेदार होता है भाई मेरे लिए। तो वो पत्थर के सोल्जर्स एक एक करके जेनवू को मार रहे होते हैं और बहुत बुरी तरह मार रहे होते हैं यार, और जो इसको बाखूबी एनिमेट किया गया है वो देख के भी मजा आता है यार। और यही मार खाते खाते जेनवू याद कर रहा होता है मिस्टर किम का थैंक्स। उसको भी पता होता है कि वो थैंक्स इतना फेक और सुपरफिशियल होता है। उसको समझ आ रहा होता है कि केवल सेल्फिश लोग ही इस दुनिया में कुछ हासिल कर पाते हैं। जेनवू के पास भी फैमिली है और वो अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहता है। जेनवू ये सब सोच ही रहा होता है कि एक गार्ड उसे उठाकर अल्टर पे गिरा देता है और दूसरा गार्ड उसे स्वॉर्ड से मार देता है। जेनवू मरते टाइम तक सोच ही रहा होता है कि काश उसके पास एक और चांस मिलता। फिर ब्लू फ्लेम बुझ जाती है और अंधेरा छा जाता है। फिर एक नोटिफिकेशन आता है, द सीक्रेट क्वेस्ट करेज ऑफ वीक कंप्लीट हो गया है। फिर जेनवू को दूसरा चांस मिलता है जीने का, अगर वो एक्सेप्ट करता है और उसके पास 0.02 सेकंड्स होते हैं हाँ करने के लिए। ऑब्वियसली वो यस पे क्लिक करता है और उसकी आंखें खुलती है सीधी हॉस्पिटल में। आंखें खुलते ही वो सबसे पहले अपने पैर चेक करता है उस टेंपल में जो कि कट गया होता है, पर अब वो वापस हील हो चुका है। उसके हाथ हैं, उसके पैर हैं, उसका चेस्ट भी ठीक हो चुका है। तब वो सोचने लगता है कि कहीं उसने जो भी कुछ महसूस किया वो सपना तो नहीं था। पर तब उसके रूम में 2 सूट पहने हुए लोग आ जाते हैं। वो जिनचल जो कि चीफ होता है सर्विलेंस टीम का, हंटर ऐसे बताता है कि वो और उसके सब ऑर्डिनेट गैंग ये चेक करने आए हैं कि कहीं जेनवू की री अवेकनिंग तो नहीं हुई है। वो
वो बताते हैं कि जनवू 3 दिन से कोमा में था, जो ही साइकोलॉजिकली स्ट्रेस में है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और मिस्टर संग जो कि अपना एक हाथ खो चुके थे, अब वो रिटायर हो चुके हैं, अब वो हंटर नहीं रहे। उस डबल डंजन में केवल 6 लोग ही बच पाए हैं। अगर सब सर्वाइवर्स की बात करें तो उस मॉर्शन को केवल एस रैंक के हंटर ही हरा सकते हैं। तो उन्हें शक होता है कि कहीं जनवू की रीअवेकनिंग तो नहीं हुई है। ये बात सुन के जनवू भी एक्साइटेड हो जाता है और वो अपना हाथ रख देता है मैजिक पावर कैलकुलेट करने वाली डिवाइस पर ऐसा कुछ नहीं होता है। उसकी मैजिकल पावर बस 10 होती है और ई क्लास का भी एवरेज 70 होता है। और ये स्कोर देखते ही दोनों सूट वाले आदमी वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जनवू सोच रहा होता है उन्होंने फालतू में ही उसे एक्साइट कर दिया, पर उससे बड़ी बात यह है कि उन्होंने नोटिफिकेशन टैब के बारे में क्यों नहीं पूछा। फिर वही डंजन में हुई चीजें याद करने लगता है। देन उसकी बहन वहाँ आ जाती है। वो जनवू को देख ही बोलती है कि तुम हर बार इतने चोटिल कैसे हो जाते हो। दूसरी तरफ जनवू थोड़ा सा गिल्ट में होता है कि वो अगर मर जाता तो उसकी बहन हमेशा के लिए अकेली पड़ जाती। फिर जनवू अपनी बहन जिना से पूछता है कि तुम्हें ये दिखाई दे रहा है, जिसपे वो बोलती है क्या। तो जनवू को कंफर्म हो जाता है कि उसके सामने वाली स्क्रीन केवल उसे ही दिखाई देती है, पर उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो मैसेज कैसे पढ़े। तो अपनी बहन से पूछता है कि तुम जो गेम्स खेलती हो उसमें मैसेज कैसे पढ़ते हैं। तो बताती है कि ओपन मैसेज करके एक टैब होगा, तुम्हें उस पर जाना होगा। और इतना बोलते ही जनवू के सामने मैसेज खुल जाता है स्टंट ट्रेनिंग का। उसकी बहन वहाँ से चली जाती है, जो कि सॉन्ग जी के साथ आई होती है। वैसे मैं आपको याद दिला दूं, ये लड़की हमें लास्ट एपिसोड में भी दिखाई गई थी। जनवू मैसेज को पढ़ रहा होता है जिसमें एक वर्कआउट रूटीन लिखा होता है, 100 सिटअप, 100 स्क्वाट्स, 100 पुशअप, 80 10 किलोमीटर रन। इसको पढ़ते ही मुझे वन पंच मैन की सैथामा की याद आ गई। उसका भी सेम ही वर्कआउट था। मे बी राइटर ने वहीं से इंस्पिरेशन ली है जस्ट फॉर द फन। वर्कआउट न करने की पेनल्टी भी लिखी होती है, पर जनवू को लगता है कि ये क्या ही होगा। फिर हमें दोनों सूट वाले लोग फिर से दिखाए जाते हैं, जो कि हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से कॉल पे बात कर रहे होते हैं जनवू के केस के बारे में। अंत में वो इसे स्पेशल केस क्लासिफाई करके छोड़ देते हैं। फिर एक और बार सीन कट होता है और हम जाते हैं एक रूम जहाँ पे एक लाल बाल वाला आदमी हंटर सीएचए से अगले बी रैंक मिशन के लीड करने की बात कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि रोड के बीच में एक नया गेट खुल गया होता है। वहाँ पे लोग हंटर के आने का वेट कर रहे होते हैं। फिर सीन वापस कट होता है एंड हॉस्पिटल में, जहाँ पे टाइमर कंप्लीट हो जाता है। पनिशमेंट के लिए जनवू को एक डेजर्ट में भेज दिया जाता है सर्वाइव करने के लिए, जहाँ पे उसे रेड सेंटीपीडेज से 4 घंटे बच के सर्वाइव करना होगा। और किसी तरह वो रोते गाते मरते बचते ये पूरा कर भी लेता है। इसी बीच हॉस्पिटल की नर्सेस उसको ढूंढते ढूंढते परेशान हो रही होती हैं। अब इस बात को 4 दिन बीत चुके होते हैं। जो ही जनवू से मिलने हॉस्पिटल आई होती है और वो देखती है कि जनवू रनिंग कर रहा होता है और ये सब नर्सेस भी देख रही होती हैं। उसे डेली टास्क कंप्लीट करने के लिए 3 रिवॉर्ड मिलते हैं। फुल रिकवरी के कारण उसे कोई थकान नहीं होती। 3 एबिलिटी पॉइंट जो कि वो यूज कर सकता है अपनी एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, जैसे स्ट्रेंथ, एजिलिटी, परसेप्शन, विटिलिटी और इंटेलिजेंस। एक रैंडम लूट बॉक्स जस्ट लाइक वीडियो गेम उसे मिलता है और इस बार उसको एक ही मिलती है, जिससे वो एक डंजन में तुरंत टेलीपोर्ट हो जाएगा और उसे वो हैवजोंग सबवे स्टेशन के एग्जिट 3 पे यूज कर सकता है। फिर जनवू अपनी माँ से मिलने जाता है, जिन्हें द फाइनल स्लिप नाम की बीमारी होती है। ये कंडीशन 10,000 में एक आदमी को होती है और बहुत ही रेयर होती है। इसका कोई इलाज तो नहीं है, पर इसका कारण काफी लंबे टाइम तक माना के आसपास रहने को बताया जाता है। मानव को आप मैजिक पावर समझ लीजिए, इसको आप न्यूक्लियर रेडिएशन के आसपास रहने वाली बीमारी जैसा समझ सकते हैं। फिर जनवू निकल जाता है स्टेशन के पास, उसकी से गेट को खोलता है और जिससे इंटेंस डंजन खुल जाता है। इंटेंस डंजन दूसरे डंजन से डिफरेंट होता है, जहाँ नॉर्मल डंजन आपको एक दूसरे वर्ल्ड में ले जाते हैं, जो कि एक गेट से कनेक्टेड होता है। उस गेट के आर पार जाके दोनों वर्ल्ड में आ जा सकते हैं। वही इंटेंस डंजन दूसरे डायमेंशन में होता है। अगर मैं इसको समझाने गया तो पूरा दिन बीत जाएगा, पर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 2D को केवल 2D में तभी देख सकते हैं जब ऑब्जर्वर 3D में हो, वरना 3D में जब आप कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं तो वो केवल उसका एक फेस यानी कि वो ऑब्जेक्ट 2D में दिखाई देता है। सिमिलरली 2D ऑब्जर्वर को सब कुछ 1D में दिखाई देगा। इन शॉर्ट, आप जिस भी डायमेंशन में होंगे उससे कम ही दिखाई देगा। और इसी समय जनवू किसी दूसरे डायमेंशन में है, इसलिए वो सबको देख सकता है पर उसे कोई नहीं देख सकता। ओके, कुछ ज्यादा फिजिक्स हो गई, लेकिन ठीक है। एनीवे, जनवू सोच रहा होता है कि अगर वो डंजन क्लियर नहीं कर पाएगा तो वहां से भाग तो लेगा ही, पर उसके डंजन गेट ओपन करते ही गेट बंद हो जाता है। इसका मतलब वो वहां फंस चुका है। तभी उसके सामने 3 गॉब्लिन आ जाते हैं और आप यहीं पे देख सकते हैं कि इन 5 ही दिनों में जनवू कितना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। जहाँ वो पहले एक गॉब्लिन के हाथों मरते मरते बचा था, वहाँ उसने 3 गॉब्लिन मार दिए। पर तभी वहाँ पे एक रेड कलर का वुल्फ आ जाता है, स्टील फैंग्ड लाइकन। टू बी एग्जैक्ट, जनवू को भी देख के पता चल जाता है कि वो वुल्फ उन 3 गॉब्लिन से ज्यादा स्ट्रांग है। ये देख के जनवू की फट जाती है और उसके पैर कांपने लगते हैं। तब तक वुल्फ जनवू पे अटैक कर देता है और उसका ब्लेड भी टूट जाता है। नेक्स्ट अटैक में जनवू के फेस पे भी चोट लग जाती है। जनवू वहाँ पे मेंशन करता है कि उसके पास कोई हीलर नहीं है, तो वो ज्यादा चोट खाना अफोर्ड नहीं कर सकता है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि वुल्फ उसकी तरफ कूद पड़ता है, बट सरप्राइजली वो उसे इजीली डॉज कर लेता है। उसे रियलाइज होता है कि उसकी बॉडी पहले से काफी ज्यादा लाइट हो चुकी है और कुछ ही सेकंड के बाद उसके पंचेस भी लैंड होने लगते हैं। ऑल्दो उसे कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता है, पर हमें इससे ये क्लियर पता चल जाता है। पर जनवू जो है स्टिल अभी भी लाइकन को मार नहीं पा रहा होता है बिना किसी वेपन के। पर तभी वो इन्वेंटरी को समन करता है, जिसमें से एक स्वॉर्ड निकल के बाहर आती है। जनवू को याद आता है कि ये स्वॉर्ड मिस्टर किम ने दी थी। जनवू को डबल डंजन से जाते टाइम ये उसको मिस्टर किम ने दी थी और इस स्वॉर्ड की कॉस्ट 3 मिलियन थी, जो कि ऑब्वियसली जनवू की औकात से बाहर थी। जबकि डबल डंजन में डेथ हुई थी उसी टाइम ये उसकी इन्वेंटरी में आ गई थी। और
और जब तक जन्मू के पास स्वॉर्ड थी तब तक वो लाइकन को इजीली हरा पा रहा था, उसे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हो रही थी। पर जिन मॉन्स्टर को उसने डबल डंजन में फेस किया था उनके सामने ये सब कुछ नहीं था। ये सब सोचते सोचते एक लाइकन मार दिया जाता है और ये देखकर बाकी जो लाइकन्स होते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं। फिर जन्मू देखता है कि उसका लेवल अप हो गया है, अब वो लेवल 2 का हो गया है। तब हमें लेवल अप होने की कंडीशन समझाई जाती है। लेवल अप डेली क्वेस्ट से नहीं होगा, उसके लिए एक्चुअल कॉम्बैट करना होगा। एक बार लेवल होने के बाद जन्मू की चोटें हील हो जाती है और उसकी सारी एबिलिटी 1 पॉइंट से इंक्रीज हो जाती है, मतलब टोटल 5 पॉइंट का इंक्रीज, जबकि डेली क्वेस्ट से केवल 3 पॉइंट मिलते हैं। मतलब कि कॉम्बैट लेवल अप होना ज्यादा आसान है। पर अभी भी काफी सारी क्वेश्चंस के आंसर जानना बाकी है, जैसे कि 1 पॉइंट से एक्चुअली में एबिलिटी कितनी स्ट्रॉन्ग होती है। वो ये सब सोचते सोचते एक मरे हुए लाइकन के पास जाता है मैजिक स्टोन कलेक्ट करने के लिए। पर जन्मू को ये देख के सरप्राइज होता है कि मैजिक स्टोन की जगह उसको एक आइटम का नोटिफिकेशन आता है, लाइकन फैंग, जिसका डिस्क्रिप्शन होता है कि लाइकन के दांत जो कि दुकान पर बेच सकते हैं। फिर जन्मू अपनी स्क्रीन पे शॉप का आइकन देखता है और उसे अनलॉक करता है। क्योंकि जन्मू का लेवल काफी कम है, मतलब 2 ही है, इसलिए वो कुछ खरीद नहीं सकता, पर वो बेच सकता है। तो लाइकन फैंग बेच देता है और उसके बदले उसे मिलते हैं 20 गोल्ड कॉइंस। जन्मू ये सोच रहा होता है कि इस चीज की असली लाइफ में क्या वैल्यू होगी, पर क्योंकि डंजन उसके हिसाब से ई रैंक का होता है तो इसलिए उसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती है इस चीज से। फिर वो निकल जाता है अपनी जर्नी पे। वो एक बार तो मर ही चुका होता है और अनगिनत मौत के करीब आ चुका होता है, तो मौत का डर वैसे भी उसे नहीं होता है। जन्मू के सामने लाइकन्स का पूरा ग्रुप आके खड़ा हो जाता है और वो अकेले टूट पड़ता है। वो याद कर रहा होता है उन मोमेंट्स जब वो पहली बार हंटर बना था। वो सोच रहा होता है कि फाइनली वो अपनी माँ का इलाज करवा सकता है, पर वो इतना कमजोर था कि वो एक बार मर चुका है। ये उसका दूसरा मौका है, तो उसके लिए अब कोई डर की बात नहीं है। फिर जन्मू सारे लाइकन्स को सब्जी की तरह काट डालता है और ये चीज देखने में काफी ज्यादा अच्छी लगती है। एनिमेशन वाइज इस पे काफी ज्यादा अच्छा वर्क किया गया है एंड इन सबको मारने के बाद उसका लेवल अप होना चालू हो जाता है और तब उसे एक नया टाइटल मिलता है, वुल्फ असेसियन का। इससे होगा ये बीस्ट टाइप मॉन्स्टर से फाइट के टाइम उसकी सारी एबिलिटी 40% इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक डंजन जो कि रोड के बीच में खुला होता है, वहाँ अभी भी कोई हंटर नहीं आया होता है। और मैं आपको याद दिला दूं, अगर काफी देर तक कोई डंजन क्लियर नहीं होगा तो डंजन ब्रेक हो जाता है और उसके अंदर के रह रहे सारे मॉन्स्टर वहाँ पे बाहर आ जाते हैं। दिन बढ़ते फिर से जन्मू की तरफ। सारे लाइकन्स को मारने के बाद जन्मू काफी सारे आइटम्स मिलते हैं और वो उसको एक रिटर्न स्टोन भी मिलता है जिससे वो वापस जा सकता है, पर वो वापस न जाने का डिसीजन लेता है। ऑल्दो उसकी स्वॉर्ड भी ऑलमोस्ट खराब हो गई होती है, पर वेपन तो खराब होने के लिए बनते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जूही जो कि डंजन के पास थी, जहाँ पे लास्ट सीन में डंजन ब्रेक होने वाला था, जूही को हंटर एसोसिएशन का कॉल आता है वहाँ जाने के लिए, क्योंकि उनके पास हीलर्स की शॉर्टेज हो चुकी है। इधर हम जन्मू की तरफ बढ़े तो जन्मू भी लगा होता है डंजन क्लियर करने में। काफी डिफरेंट टाइप के बीस्ट को मारता है वो, जैसे कि रेजर क्लॉड ब्रिगा एंड उसके बाद ब्लैक शैडो रेजियन। और वो जितने बीस्ट मारता जाता है उसके लिए उतना ही आसान हो जाता है अगले बीस्ट को मारना। और तब हमें मॉन्स्टर के नाम के कलर से उनकी पावर का गेस बताया जाता है। पहले सीन में अगर आपको याद हो तो लाइकन के नाम में आपको रेड कलर दिखेगा, पर अब वो व्हाइट हो गया होता है। व्हाइट मतलब मॉन्स्टर वीक है जन्मू से, ऑरेंज मतलब सेम लेवल पे है और रेड मतलब वो स्ट्रॉन्गर है। जन्मू का लेवल अब 15 होता है। फिर उसकी इंस्टिंक्ट कह रही होती है कि वो बॉस से लड़ने के लिए अभी भी रेडी नहीं होता है, पर उसका लेवल भी अब उतनी स्पीड से ही बढ़ रहा होता है। उसकी स्वॉर्ड भी टूट रही होती है, बट फिर भी वो बॉस रूम में जाने का डिसाइड करता है। नीचे जाते जाते एक बड़ा सा सांप एक बार में ही जन्मू की स्वॉर्ड को तोड़ देता है। उस सांप का नाम होता है किंग ऑफ स्वैब ब्लू वेनम फैंग्ड कास्का और उसका नाम ऑरेंज में लिखा होता है, मतलब वो जन्मू के लेवल पे होता है। पर क्योंकि उसकी बॉडी स्केल में कवर्ड होती है इसलिए उसे डैमेज काफी मुश्किल से होता है। फिर होती है भयंकर मार, जो कि हमें काफी ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाई जाती है, जिसका एनिमेशन एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा होता है। पर मार के दौरान जन्मू यही सोच रहा होता है कि अभी और कितना स्ट्रॉन्ग बन पाएगा इस कॉन्स्टेंट स्टेट से बचने के लिए। ये कौन सा स्टेट जिसमें उसकी जान हमेशा खतरे में पड़ी रहती है। जन्मू को वर्ल्ड का सबसे वीक हंटर बोला जाता है। जन्मू को पता था कि जो स्ट्रॉन्ग है उसे डरने की जरूरत नहीं होती, जबकि कमजोर खड़े रहते हैं बिना हिले। उस डर से जो लोग कमजोर होते हैं उनको लोग नीचे निगाह से देखते हैं, चाहे जितने स्मार्ट हो या चाहे जितने अच्छे हो। ताकत के आगे वो हमेशा धोखा खा जाते हैं। जंटल बनना यूजलेस है, इसलिए जन्मू वहाँ आया होता है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। फिर क्या, फिर होती है मार कंटिन्यू, जिसकी डिटेल बता के मैं अपना आपका मजाक किरकिरा नहीं करना चाहता, पर आप जब ये सीन देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगी। पर लास्ट में जैसे ही जन्मू उस सांप को मारता है वो देख के उसे मजा आ जाता है। फाइनली उसने अपने इतने सारे पॉइंट्स स्टंट में डाले थे, वो फाइनली वर्दी रहे। और फिर आता है लेवल अप का नोटिफिकेशन। उसे मिलता है एक ड्रैगर जो कि बना होता है सांप के फैंग से। उसकी अटैक पावर जो स्वॉर्ड जन्मू यूज कर रहा होता है उसकी डबल होती है, कास्कास वेनम फैंग, और उसका क्लास होता है सी, जिससे हिट के बाद ओपोनेंट कुछ टाइम के लिए मूव नहीं कर सकता और पर सेकंड उसकी 1 HP होगी, जिसको उसकी हिट लगेगी। और उसे एक ए रैंक का पोशन भी मिलता है जिसको जन्मू एक बार कंज्यूम कर सकता। उससे जन्मू की स्किन हार्ड हो जाएगी पर उसकी मसल 35% डैमेज हो जाएगी, वो भी परमानेंटली। एंड फाइनली ये डंजन क्लियर करने के बाद जो स्टेशन होता है फाइनली नॉर्मल स्टेशन में बदल जाता है। जन्मू वहाँ से बाहर आ जाता है एंड जब बाहर आके देखता है वहाँ पे कोई भी आदमी नहीं होता है। फिर उसे एक मिलिट्री का आदमी बताता है कि डंजन ब्रेक हुआ होता है और काफी सारे मॉन्स्टर बाहर आ गए होते हैं। सबको बाकी हंटर्स ने मार दिया होता है, पर डंजन बॉस अभी भी जिंदा है और जन्मू भी अपने लेवल अप होने के कारण बॉस को सेंस कर पा रहा होता है। जन्मू वहाँ जाके देखता है तो वहाँ पे 8 E रैंक और एक D रैंक के फाइटर होते हैं। और क्योंकि D रैंक फाइटर टैंक होता है, मतलब वो बंदा जो सब बदले मार खा रहा होता है, इसलिए
वो लोग इतने देर से टिके होते हैं। जो ही भी वहीं पे होती है, पर वो डबल डंजन वाले सदमे से बाहर नहीं आ पा रही होती है, इसलिए वो किसी की हेल्प भी नहीं कर पा रही होती है। फिर जेनवू करता है मेन कैरेक्टर फ्लेक्स और वो अपनी टूटी हुई तलवार उस डी रैंक के बॉस के डिफेंस को तोड़ने के लिए फेंक देता है ताकि बाकी लोग उसे मार सकें। डी रैंक टैंक के अलावा कोई और समझ भी नहीं पा रहा होता है कि हुआ क्या। सबको लग रहा होता है कि उन लोगों ने ही मारा है उस बॉस को। वो अमेज होता है जेनवू की स्ट्रेंथ को देखे। जूही ने भी जेनवू का सेंस किया होता है। फिर हमें एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जेनवू का, जहाँ उसे खुद पे यकीन नहीं होता है कि उसने उस मॉन्स्टर को इतनी आसानी से मार दिया। उसे लगता है कि मॉन्स्टर ऑलरेडी काफी वीक हो गया होता है। वो गलत होता है। उसकी मसल और हाइट दोनों विजुअली बढ़ गई होती है और अपना जेनवू इस टाइम डी और सी रैंक के बीच में होता है, जहाँ पे डंजन क्लियर करने के बाद जेनवू के अंदर बहुत सारे अच्छे खासे चेंजेस आ चुके हैं, जहाँ पे उसकी फिजिकल अपीयरेंस भी चेंज हो चुकी है। उसकी बॉडी पहले से ज्यादा अच्छी हो चुकी है, उसकी हाइट इंक्रीज हो चुकी है एंड ये सब बातें कर रही होती हैं हॉस्पिटल की नर्सेस। हाँ भाई, जब आपकी बॉडी अच्छी हो तो लड़कियां तारीफ तो करती हैं। जहाँ उसमें से एक नर्स तो जेनवू का नंबर भी मांग लेती है, काश कोई मेरा भी मांग लेती। बाकी हाँ, जेनवू की बॉडी अपीलिंग तो लग रही है। उसके बाद सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है एक न्यूज सेक्शन जहाँ पे इंटरव्यू चल रहा होता है हंटर बेक का, जहाँ पे उसके लाइफ के रिगार्डिंग या फिर जो डंजन वो एक्सप्लोर करता है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जा रहे होते हैं। देन हमें दिखाई जाती है जेनवू की बहन जो कि स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही होती है, जहाँ पे जेनवू की बहन भी उसके फिजिकल अपीयरेंस को देख के चौंक गई होती है, जहाँ पे उसकी मस्कुलर बॉडी और उसके हाइट को वो मेंशन करती है। देन हमें गोल नोटिफिकेशन देखने को मिलता है जहाँ पे पुशअप्स, सिटअप्स, स्क्वाट्स और रनिंग यहाँ पे मेंशन्ड होते हैं, जहाँ पे जेनवू ने पुशअप, सिटअप एंड स्क्वाट्स कर लिए होते हैं, बट हाँ रनिंग अभी भी बची होती है। फिर हमें जेनवू का स्टैट दिखाया जाता है, जहाँ पे हम जेनवू का साफ साफ लेवल देख सकते हैं जो कि 18 है, उसकी स्ट्रेंथ 48 पे होती है, एजिलिबिलिटी जो है 27 पे होती है, परसेप्शन 27 पे, विटिलिटी 27 पे और इंटेलिजेंस भी 27 पे होता है। और जहाँ उसके पास 12 पॉइंट्स होते हैं जिनको वो किसी चीज में भी कन्वर्ट कर सकता है, जहाँ पे वो पॉइंट्स को यूज करता है स्ट्रेंथ को, एजिलिटी को और परसेप्शन को इंक्रीज करने के लिए। वहीं पे वो इंटेलिजेंस को छूता भी नहीं है। और यहाँ पे हम साफ साफ देख पा रहे होते हैं कि जेनवू के पास अभी कोई जॉब नहीं है, साथ में उसका जो टाइटल है वुल्फ असेसियन वो अभी भी उसे मिला हुआ है। देन हमें एक कॉल दिखता है जो कि यहाँ एक हंटर का आया होता है जेनवू को एक डंजन पे बुलाने के लिए, जहाँ पे हमें देख पा रहे होते हैं कि एक वेबसाइट भी है जहाँ पे बहुत सारे डंजन्स के बारे में होता है या फिर बहुत सारे ग्रुप्स के बारे में होता है कि वो किस मिशन पे जा रहे हैं, क्या तुम उससे जुड़ना चाहते हो। ये तो ऑनलाइन जॉब ढूंढने के बराबर हो गया भाई, जहाँ पे वो सोच ही रहा होता है कि अच्छा पैसा बनाने के लिए उसे अच्छे खासे लेवल वाले डंजन्स पे जाना होगा। जहाँ पे एक मैगजीन भी देखते हैं, जहाँ पे इनसाइटफुल टाइम्स करके एक मैगजीन होती है जिसमें अच्छे खासे हंटर्स मेंशन्ड होते हैं, जिसमें हंटर बेक भी होता है, जहाँ पे जेनवू अपने रीअवेकनिंग के बारे में भी बात करता है। वो बात कर रहा होता है कि उसने कभी भी ऐसे हंटर के बारे में नहीं सुना है जो अपने लेवल को इंक्रीज करते करते स्ट्रॉन्ग बन रहा हो। देन हमें जेनवू दिखाया जाता है एक एरिया के पास जहाँ पे उसे किसी से मिलना होता है जिसने उस पे कॉल पे बात की होती है। लेकिन हाँ, देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि जेनवू का जो नोटिफिकेशन पैनल है वो खुला होता है, जहाँ पे क्वेस्ट इन्फो में अगर आप ध्यान से देखो तो रनिंग वाला भी सेक्शन पूरा हो चुका होता है। इसका मतलब यहाँ पे जेनवू भाग के आया होता है, जिसने अपनी 10 किलोमीटर की रनिंग भी कंप्लीट कर ली होती है। अब जेनवू यहाँ पे मिलता है डोंग सक से, जो कि एक सी क्लास का रैंकर होता है। डोंग सक एक कॉन्ट्रैक्ट लेके आया होता है जिसमें वो जेनवू को अपने साथ इस मिशन पे ले जाना चाह रहा होता है, जहाँ पे एक लड़का मेंशन भी करता है क्या ये वही है जिसका निकनेम द वीकेस्ट हंटर ऑफ ऑल मैनकाइंड है। लेकिन इस चूतिए को कहाँ पता भाई, ये बंदा वुल्फ एसेसियन कहला रहा है और ये अभी भी इसे वीकेस्ट कह रहा है। अरे नहीं, देख लो भाई। देन सारा कॉन्ट्रैक्ट वनर का झमेला खत्म होता है एंड ये सभी के सभी डंजन के अंदर गेट के अंदर एंटर करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसमें 4 सी रैंक हंटर होते हैं और 2 सब डी रैंक हंटर्स होते हैं। जहाँ पे जेनवू थोड़ा सा अमेज होता है ये देख के कि इन लोगों ने सिर्फ उसे फर्स्ट एड किट या फिर बैग ढोने के ही बुलाया है, और जो कि उसको अच्छा खासा पॉइंट दे रहे हैं। जहाँ पे जेनवू मेंशन भी करता है कि बिना लड़ाई करे उसे अच्छा खासा पैसा मिल रहा है तो उसके लिए बेस्ट डील है। जहाँ पे हमें एक और कैरेक्टर देखने को मिलता है यो जिनहो, जो कि डी रैंक का हंटर होता है, जो कि एक अच्छे खासे आर्मर के साथ आया होता है। मस्ट भी एक टैंक है और ये आर्मर उसके डैड ने दिलाया है, तो हाँ बाप थोड़ा अमीर लग रहा है भाई इसका। देन वो लोग डंजन के अंदर एंटर कर जाते हैं और इस बार गेट थोड़ा बड़ा होता है, जो कि शायद आगे आने वाली मुसीबतों को इंडिकेट कर रहा है। जहाँ पे ये लोग जब अंदर एंटर करते हैं तो कोई भी मैजिक बीस्ट वहाँ पे नहीं होता है। देन वो लोग ऐसी जगह पहुंचते हैं जहाँ पे बहुत सारे होल्स बने होते हैं एंड जेनवू वहाँ पे सेंस करता है और इन लोग को बताता है कि समथिंग इंसेक्ट टाइप की चीजें आने वाली है, जहाँ पे हमें बहुत सारी एंट देखने को मिलती है। वैसे इन एंट्स को ये लोग आराम से हरा देते हैं, जहाँ पे जेनवू सिर्फ खड़ा खड़ा एक लात मार के एक एंट को तो फाड़ डालता है। वहीं पे जिन्हो 2-3 एंट को मार के बहुत खुश हो रहा होता है। इन एंट्स को मारने के बाद वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमें सीन कट करके एक बिल्डिंग का दिखाया जाता है, जिस बिल्डिंग के अंदर कई सारे लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जहाँ पे हंटर बेक भी होता है। वैसे उसकी भी फिजिकल अपीयरेंस कुछ ज्यादा ही अपीलिंग होती है, उसकी भी मसल्स एंड बॉडी कुछ ज्यादा ही अच्छी होती है। जहाँ पे शायद वो एक बॉल को पंच करता है जो कि पूरी दीवार ही फाड़ देता है। लेकिन जिस तरह से बाहर से बिल्डिंग लग रही होती है और अंदर ये जो हाल चल रहा है, मुझे तो ये ऑगी का घर लग रहा है भाई, जोक असाइड। बट हाँ ठीक है, जो बिल्डिंग गिर जानी चाहिए तब तक। जब लोग वापस सीन कट होता है, जेनवू के पास पहुंचते हैं, जहाँ पे ये बहुत सारे स्टोन्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये एसेंस स्टोन लगभग बिलियंस ऑफ वर्थ के होते हैं। लेकिन हाँ, यहीं पे बात छिड़ती है, तो इतने सारे स्टोन्स ले जाने के लिए उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं होते हैं, तो वो सारे के सारे हंटर जेनवू और जिनवू को छोड़ के चले जाते हैं इक्विपमेंट लेने, जहाँ पे जो
इनका बॉस होता है स्पाइडर, वो सो रहा होता है। और यहाँ तक तो भाई मुझे भी बात समझ में आ गई थी कि कुछ तो मामला गड़बड़ है, दाल में कुछ काला तो जरूर है। एंड फाइनली डोंगसक आगे जाके कहता है कि ये बॉस वाले चैम्बर को सील कर दो। एंड जो उसका हंटर होता है वो यही करता है। एंड जेनहू और जेनवू उसके अंदर फंस चुके हैं, जहाँ पे जेनवू बात करता है हंटर किम की, जहाँ पे हंटर किम उसे बता रहे होते हैं कि कैसे कुछ लोग ऐसे ही मारे चले जाते हैं, जहाँ पे सिक्योरिटी कैमरा ना होने की वजह से हमें पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ है। तो हाँ, ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए। जहाँ पे जेनहू मेंशन करता है कि ये लोग सिर्फ हमें इसलिए मारना चाहते हैं कि इन्हें थोड़े से माना में क्रिस्टल्स मिल जाए। तो हाँ भाई, इस दुनिया में खेल ही क्रिस्टल्स का है, जहाँ पे लोग अपने ईमान को बेच देते हैं। अब 2 बच्चों को ऐसे फंसा के मारना, भाई कहाँ तक की इंसानियत दिखा रहे हो तुम। एंड फाइनली जो स्पाइडर होती है वो जग जाती है, जहाँ पे जेनहू की गांड भी फट चुकी होती है। लेकिन हाँ, तब भी वो हिम्मत दिखाता है और जेनहू को बचाते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन हाँ, जेनहू समवन करता है अपने स्वॉर्ड को और जाके खड़ा हो जाता है स्पाइडर के सामने और कहता है कि अब मैं इससे लड़ूंगा। सारे डी क्लास के जो हंटर्स थे ये बाहर आ जाते हैं डंजन के। अब इन लोग का प्लान सिंपल सा था कि ये दोनों को फंसा के ये लोग स्पाइडर बॉस को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि जैसे ही वो उन लोग को मारेगा उसके बाद वो आराम से सो जाएगा। फिर ये लोग एक टनल से जाके, जो कि इन्होंने वो टनल देख रखी थी, उसके थ्रू ये जाके सारे क्रिस्टल्स ले लेंगे। और इनको पूरा इतना कंफर्म था, विश्वास था अपने ऊपर कि भाई जेनवू जो है वो तो इनएक्सपीरियंस्ड है और जो जेनहू है वो उसके पास तो भाई बाप के पैसा है, वो तो बाप का पैसा उड़ाने आया है। एंड उसके आर्मर की वो तारीफ करते हुए ये बोलता है कि ये तो मुझे चाहिए, तो ये भी हम लेते चलेंगे भाई। मतलब इतनी नीचता दिखाने के बाद भी ये बंदा आखिरी में क्या बोलता है वो हम आखिरी में ही बात करेंगे। लेकिन हाँ, और रियल लाइफ में भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं यार, तो आप लोग बच के रहिए ऐसे लोगों से। और उनका प्लान ये भी था कि अगर स्पाइडर नहीं सोता या फिर वो जिंदा रहता है तो ये लोग भी उससे लड़ने जाएंगे और उसको मार देंगे। अब देखो, इन सब की जो कीमत है ना, जो क्रिस्टल्स हैं या फिर जो आर्मर है, ये सब के सब मिला जुला के हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस की कॉस्ट रखते हैं। इस वजह से आदमी का ईमान तो डोलना ही था। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जेनवू जो है स्पाइडर बॉस के सामने खड़ा होता है, अपना बेचारा एनालिसिस लगा रहा होता है कि मैं लेवल 18 पे हूँ, ये सी रैंक का है लगभग, उसने कहां कहां कितने लोग को मारा है जो कि उसके बराबर के लेवल के थे या फिर उससे ज्यादा के लेवल थे। ये सारा का सारा एनालिसिस जेनवू कर रहा होता है। अब देखो, सी रैंक के बॉस को हराने के लिए लगभग आपको एटलीस्ट जो है बी रैंक का तो होना ही चाहिए। अब बात यहाँ पे ये भी आती है कि जेनवू इससे ज्यादा खतरों से लड़ चुका होता है, तो बात तो यही है कि अब वो बिल्कुल भी डर नहीं रहा है, तो वो अपनी चीजों को या फिर इसको हराने के लिए ट्राई तो जरूर करेगा। एंड यहाँ पे सीन कट होता है, फिर हमें दिखाया जाता है हंटर एसोसिएशन का हेड जो कि अपने एग्जीक्यूटिव के साथ एक कार में बैठा होता है, जहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव होता है वो अपने हेड से कुछ गाइडेंस मांग रहा होता है, एंड जो कि वो खुशी खुशी उसको हेल्प करने के लिए तैयार भी होता है। फिर हम लोग फाइट पे वापस आते हैं, जहाँ पे मार चल रही होती है जेनवू और स्पाइडर बॉस के बीच में। जेनवू जो है अपने ड्रैगर से स्पाइडर बॉस पे अटैक तो कर रहा होता है, लेकिन उसका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काफी ज्यादा हार्ड होता है, जिसकी वजह से उसका जो ड्रैगर था वो उसको कोई भी डैमेज नहीं दे पा रहा होता है। और इधर दूसरी तरफ जिन्हू को लग रहा होता है कि कहीं जेनवू जो है ये फॉल्स रैंकर तो नहीं है, इसने अपने रैंक को आगे पीछे तो नहीं किया है या फिर चीटिंग की है। फॉल्स रैंकर वो स्पेशल लोग होते हैं जो अपनी मैजिकल एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं, वो अपने लोअर रैंक के लिए रजिस्टर कराते हैं, जिसकी वजह से वो लोअर रैंकर जो है डंजन्स को क्लियर कर सके। तो जेनहू जो है इन सब कैलकुलेशन पे कर रहा होता है, क्योंकि वो भाई सरप्राइज होता है कि कैसे एक ई क्लास का रैंकर या फिर जेनवू कैसे इस स्पाइडर बॉस से इतना लड़ पा रहा है। इसकी स्पीड देख के, इसकी एबिलिटी देख के वो चौंक जाता है। दूसरी तरफ हम फाइट में आते हैं तो जेनवू का जो फटीग है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है, उसका फटीग अगर बढ़ जाए तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। अब जेनवू के जो ड्रैगर है उसकी एबिलिटी है पैरालिसिस एंड ड्रेन, और वही उसका लास्ट ऑप्शन होता है। पर उसको करने के लिए जेनवू को स्पाइडर बॉस को हार्म पहुंचाना होगा, और पर उसका जो एक्सोस्केलेटन है वो बहुत हार्ड है, तो इसलिए जेनवू उसके वीक स्पॉट पे अटैक करने वाला होता है। जेनवू उसके पास जा ही रहा होता है कि उसके ऊपर वो स्पाइडर बॉस एसिड अटैक कर देता है और भाई पत्थर में छेद हो जाता है। भाई जेनवू पे पड़ा होता है, जेनवू की बॉडी गायब हो गई होती। अब जेनवू जो है इसी टाइम पे अपनी एक नई एबिलिटी यूज करता है ताकि वो ये काम को जल्दी कर सके, और उस एबिलिटी का नाम होता है डैश। अब ये चीज यूज होती है फास्ट होने के लिए, जो कि हम उसके पैरों को देख के समझ ही सकते हैं, और उसके बाद की जो स्पीड होती है भाई वो देखने लायक होती है। लेकिन हाँ, उसके बाद भी स्पाइडर बॉस को कोई हार्म नहीं पहुंचता है। जेनवू स्पीड से जाके उस पर अटैक तो करता है बट नहीं, कुछ नहीं होता उसको। लेकिन हाँ, वो फिर भी कोशिश कर रहा होता है, और इस टाइम पे उसका जो फैटिग है वो 70 तक पहुंच चुका होता है और उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, और जिसकी वजह से स्पाइडर जो बॉस होता है उसे बहुत दूर फेंकता है। उसके बाद स्पाइडर बॉस जो होता है जेनवू को खत्म करने ही वाला होता है कि तब तक जो है जेनवू जो है फुल रिकवरी कर लेता है, जो कि उसने अपने लास्ट डेली क्वेस्ट से बचाई हुई होती है। एंड उसके बाद भाई साहब जो भी सीन हमें दिखाया जाता है ना भाई, वो ओपी था यार, एनिमेशन वाइज, थीम वाइज या फिर एक्शन वाइज, ये काफी अच्छी फाइट थी वैसे। एंड फाइनली जो जेनवू जो होता है स्पाइडर बॉस को मार देता है, और वो भी बहुत बुरी तरह मारता है भाई, पैरालिसिस करके, मतलब मजेदार था भाई जो भी था। और ये देख के जिनों की फट जाती है, वो हमें देख के भी पता लगता है। और यही बात चल रही होती है, तभी वहां पे जो है डोंगसक आ जाता है अपने हंटर के साथ। उसे लग रहा होता है कि भाई ये क्या हो गया, स्पाइडर बॉस मरा हुआ है, ये दोनों जिंदा है, लेकिन तब भी उसको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता है। और दूसरी तरफ हम जाते हैं जहाँ पे एग्जीक्यूटिव और जो हेड होता है वो आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। हम लोग डंजन में वापस आए तो वहाँ पे लोगों को, बाकी जो हंटर्स है उनको लग रहा होता है जिन्हों ने इस बॉस को मारा है, जहाँ पे ये चीज कंफर्म होती है कि जोहिन जो है कंस्ट्रक्शन का जो मालिक है वो उसके पिता है। डंगसन चॉइस देता है जिन्हू को कि अगर वो जन्मू को मार दे तो वो उसे जिंदा जाने देगा, लेकिन जिन्हू जो है ये सब चीजें देख चुका होता है, इसीलिए वो जन्मू के साथ होता है, ना कि इन हंटर के साथ। एंड तभी यहाँ पे एक इमरजेंसी क्वेस्ट आता है जहाँ पे जन्मू को इन 6 लोग को मारने के लिए टास्क दिया जाता है, वरना उसकी हार्ट बीट रुक जाएगी और वो मारा जाएगा। देन सीन चेंज होता है, फिर हमें दिखाए जाते हैं हीजिन और गीना जो कि व्हाइट टाइगर गिल्ड के हंटर्स होते हैं, और वो दोनों एक लड़की से ऐसे ही मिल रहे होते हैं अपने काम से रिलेटेड। गीना बताती है कि
एक ए रैंक डंजन में गई थी वो मिस चा के साथ, और उसने अकेले वहां पे जो बॉस था उसको हरा दिया था। उसके बाद वो शॉक में थी और फिर से सीन चेंज होता है और इसी सीन के जस्ट पहले जो है एक हंटर ने जन्मू को मारा होता है, जिसमें लग रहा होता है कि जन्मू मर चुका है, लेकिन हाँ जन्मू मरा नहीं होता है। जन्मू जो पड़े पड़े सब चीजें सोच रहा होता है, सब चीजें एनालाइज कर रहा होता है। उसे याद आता है कि रिसेंटली उसका लेवल अप हो रहा है और वो डंजन पे इतना ज्यादा फोकस कर रहा होता है कि वो भूल गया होता है दुनिया में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही होता है। अब यहाँ पे उसे एक इमरजेंसी क्वेस्ट मिला है जो जहाँ पे सिस्टम चाहता है कि वो इन 6 लोग को मारे और खुद जिंदा रहे, लेकिन अगर उन 6 लोग को नहीं मारता है तो उसकी हार्ट बीट रुक जाएगी। तो भाई इसके बाद से मैं ऑडियो दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों। जो पहली ऑडियो थी जो आपने अभी तक सुनी उसकी बाद की जो फाइल थी वो करप्ट हो गई और वहाँ पे ऑडियो 0 है। तो अभी हम फिर से स्टार्ट करते हैं, मतलब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से छोड़ा था। तो हाँ जन्मू नोटिस करता है ये सारी चीजें और जो इन सबको मार डालता है एक करके, जो कि देखने में सच में काफी ज्यादा अच्छा था। मुझे तो बाकी मजा आई क्योंकि ये वही नीच लोग हैं जो इन दोनों को छोड़ के गए होते हैं अकेले। एंड उसके बाद कुछ नहीं, इन सबको मारने के बाद जो है जन्मू आराम से बाहर चले जाता है जन्मू के साथ। बट हाँ जन्मू इस चीज सबको नोटिस कर रहा होता है कि हाँ उसकी एबिलिटीज बढ़ चुकी हैं, उसकी पावर इंक्रीज हो चुकी है, वो पहले से चेंज तो लग रहा है, ठीक है। जहाँ पे डंगसंग मरते मरते अपने छोटे भाई को भी मेंशन करता है, बट हाँ कहाँ जन्मू उसकी सुनने वाला था, वो तो उसका गला काट के वहां से निकल चुका होता है। एंड उसी फाइट में जो है उसने रीइंफोर्समेंट भी यूज की होती है अपनी मैजिकल पावर, जिससे उसकी बॉडी स्टील की हो जाती है। बट जन्मू को उससे फर्क नहीं पड़ता था एंड जन्मू ने उसे मार दिया था। अब मरने के बाद यहाँ पे एक इंस्पेक्शन लेडी आई होती है जो कि सब चीजों की जांच कर रही होती है। एंड ये सब जांच करने के बाद उसने अपनी फाइल में यही लिखा होता है कि ये सारा काम जन्मू का है और उसी ने उस बॉस को हराया होगा या डंजन को क्लियर किया होगा। बाकी वो सब के सब लड़ते लड़ते मर गए एंड बात अंदर की अंदर ही रह गई। जैसे कि हमें पहले भी पता था कि डंजन में हो रही सारी बातें अंदर ही रह जाती हैं, क्योंकि अंदर वहां पे कैमरा वैमरा तो लगा है नहीं और बाहर आके कोई सच तो बोलेगा नहीं। एंड यहीं पे एंड होने वाला होता है कि बारिश भी हो जाती है, जहां पे जन्मू मेंशन करता है कि हाँ उसने अपनी बहन को छाता तो दिया था कम से कम, चलो अच्छी एक बात तो हुई। जहां पे इसी फाइट के एंड में जो है जन्मू को एक एबिलिटी भी मिली होती है जिसे स्किल भी कह सकते हैं हम लोग, जो कि मर्डरस इंटेंट है। अब इसमें जो है ओपोनेंट जो है 1 मिनट के लिए अपनी आधी पावर्स को खो देगा और इससे जन्मू का फायदा हो जाएगा। तो ये स्किल काम की तो है, देखो अब जन्मू से कहाँ यूज करता है। एंड वहां पे इंस्पेक्शन लेडी चली जाती है, ये लोग भी अपने अपने घर जा ही रहे होते हैं कि एंड में हमें एक जो है मस्कुलर बॉडी वाला एक आदमी दिखाया जाता है जो कि एक बिल्डिंग में एक कमरे में जो अपनी खिड़की से झांक रहा जाता है, जहाँ पे वो कुछ काम कर रहा होता है। तभी उसके पास एक सब कोऑर्डिनेटर आता है एक रिपोर्ट लेके, जो कि पिछले ही एपिसोड के इंसिडेंट के बारे में होती है, जहाँ पे सी क्लास के डंजन की रेड के टाइम 6 सी क्लास के हंटर्स की डेथ हो गई थी, पर एक डी रैंक का और एक ई रैंक का जो हंटर था वो बच गया था। वो आगे बताता है कि मरने वाले में होंग डोंगसंग भी थे, बड़ा भाई एस क्लास का हंटर है और सर्वाइवर जन्मू है। ये बातें होने के बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि जन्मू जो कि अपने घर आया होता है अपनी बहन के लिए फ्राइड चिकन लेके। उसकी बहन पूछती है तुम्हारी लास्ट रेड कैसी रही, तुम्हारी टीम मेंबर्स बहुत स्ट्रांग थे जो तुम्हें इस बार चोटें भी नहीं लगी है। वो लोग यही सब बातें कर रहे होते हैं, तभी जन्मू सोचने लगता है कि वो कितना बोल्ड हो गया है लेवल्स अप करने पर। ये उतनी अच्छी बात भी नहीं है क्योंकि उसने मॉन्स्टर्स को नहीं इंसानों को मारा है। जन्मू साथ में बियर भी पी रहा होता है, पर तभी उसके आगे एक नोटिफिकेशन आती है जिसे जन्मू समझने के लिए अपने रूम में जाता है। तब हमें पता चलता है उसे डबल डंजन से एक स्किल मिली थी, हेल्थ एंड लॉन्गिविटी, जिसके कारण उसके ऊपर अल्कोहल का कोई भी असर नहीं होता है और उसके कारण उसे उसके कटे हाथ पैर भी वापस आ गए होते हैं। अगले सीन में हमें पता चलता है कि जन्मू मिलने जा रहा होता है जन्हू से एक कॉफी शॉप पे, जहाँ पे उसने उसे बुलाया होता है। जन्मू को अपनी स्ट्राइकिंग टीम में लेना चाहता है। जन्हू एक गिल्ड मास्टर बनना चाहता है जैसे उसके फादर है, जो कि उसके फादर की कंपनी के लिए उसकी मदद करेगा, पर उसके लिए उसका 20 रेड्स में जाना जरूरी है। जन्हू का पूरा विश्वास होता है कि वो रिटर्न क्लियर कर लेगा, बस उसे एक्सपीरियंस चाहिए होता है, मतलब उसे प्रैक्टिकली भी पास होना पड़ेगा। जन्हू बताता है कि डंजन में मिलने वाली हर चीज की वैल्यू है और उसके फादर चाहते हैं कि कोई एस क्लास का हंटर गिल्ड लीड करे, जबकि जन्हू और उसका भाई सेकंड इन कमांड रहे, पर उसके लिए उसे 19 सक्सेसफुल रेड चाहिए होंगी और इन रेड के बदले वो जन्मू को देगा 30 बिलियन येन। जन्मू अपने मन में सोच रहा होता है कि एक समय था जब वो ये ऑफर देखते ही इसे ले लेता, पर अब वो इकलौता आदमी है जो कि लेवल अप कर सकता है। वो कुछ टाइम बाद एस रैंक भी हो जाएगा, बल्कि वो और स्ट्रांग भी हो जाएगा। इतना बड़ा रिस्क जन्मू को ठीक नहीं लग रहा होता है, वो वहाँ से उठ के चला जाने लगता है। देन उसे जन्मू कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रेड करते हो तो मैं तुम्हारे राज किसी को भी नहीं बताऊंगा, पर ये बात सुन के जन्मू उसे घूरता है और जन्मू के पसीने छूट जाते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका में होंग अपने बड़े भाई के डेथ पे बहुत गुस्सा होता है और उसे पूरा विश्वास होता है कि ये एक मर्डर है। वो अपनी असिस्टेंट लॉरा से कहता है कि अगर फॉरेन में किसी हंटर को मार दे तो क्या होगा। लॉरा उसे सब कुछ समझाती है, पर वो आगे बताती है कि होंग का शेड्यूल अभी खाली नहीं है, अगर वो अभी बाहर जाएगा गिल्ड का काफी नुकसान होगा। होंग अमेरिका में कुछ और दिन रहने के लिए मान जाता है और वो मना रहा होता है कि जन्मू और जन्हू दोनों जिंदा रहें जब तक वो नहीं आ जाता। देन हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जन्मू अपनी बहन के साथ एक्सरसाइज करने आया होता है पार्क में। वो उससे पूछता है कि अगर तुम्हें 30 बिलियन येन मिले तो तुम क्या करोगी। उसकी बहन वो कॉलेज और उनकी मॉम के इलाज के अलावा कुछ और नहीं सोचता है, क्योंकि ये रियलिस्टिक नहीं होता है। तो फिर जन्मू आगे चला जाता है अपने डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करने, पर वो देखता है कि उसके डेली टास्क कंप्लीट होने के बाद भी काउंट हो रहे हैं। वो अपने डेली टास्क से डबल एक्सरसाइज कर लेता है और उसके बदले में उसे रैंडम लूट बॉक्स मिलता है। ब्लेस्ड रैंडम बॉक्स से उसे एक की मिलती है जो कि एक एस डिफिकल्टी वाले डंजन की होती है, जिसको क्लियर करने पे जन्मू को एक एग्जाइल
जाइलर ऑफ लाइफ मिल रहा है, जिससे वो कोई भी बीमारी को क्योर कर सकता है। जन्मू चला जाता है एस रैंक डंजन में क्योंकि वो अपनी माँ को ठीक करना चाहता है, पर एस रैंक डंजन होने के कारण वो डाउट में था कि क्या वो उसे क्लियर कर पाएगा, पर उसके पास इंटेंस डंजन का बचा हुआ टेलीपोर्टेशन स्टोन है, तो उसे इस बात की चिंता नहीं होती है। डंजन के अंदर जाते ही उसे मिलता है हेल्स एस गेटकीपर सेबरस। फिर क्या, फिर होती है गजब की मार। आप लोगों को खुद देखनी चाहिए, जो कि बहुत अच्छे तरीके से एनिमेट की गई है, एंड जो भी इसमें विजुअल प्रेजेंटेशन की गए हैं वो बेहतरीन है यार। मतलब फाइट देख के प्रॉपर आपको मजा आने वाली है। लेकिन इस फाइट में चीजें उल्टी होती हैं। इस बार जन्मू पेला जा रहा होता है और वो हारते हारते एक टाइम पे रिटर्न स्टोन को यूज करने वाला ही होता है कि उस मॉन्स्टर ने उसका स्टोन गिरा दिया होता है। जन्मू के पास 1/6 से भी कम एचपी बची होती है और वो स्टोर से कुछ हेल्थ पॉइजन खरीदता है, फिर भी कुछ खास इफेक्ट नहीं होता उस चीज का। तो वो फाइनली कसाका वेनम यूज करता है, जिससे उसे 20% बफ मिलता है, जिसे हमें इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। जन्मू पे अल्कोहल का असर नहीं हो रहा होता है, तो उसके कारण जन्मू पे पॉइजन का कोई नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं होता है। फिर क्या, फिर एक और ऑसम मार होती है, लेकिन इस बार पड़ला दूसरी तरफ झुका होता है, जहाँ पे जन्मू बहुत बुरी तरह पेलता है उस मॉन्स्टर को, और उस मॉन्स्टर को पेलने के बाद जन्मू का लेवल अप हो जाता है। लेवल अप होने के कारण उसके सारे वोन्स भी ठीक हो जाते हैं और उसे कैसल डोर की और सेरेब्रस फैंग और गेटकीपर्स कॉलर मिलता है एज अ रिवॉर्ड, और उसे जाइलर ऑफ लाइफ का फॉर्मूला भी मिलता है, जिसको कंप्लीट करने के लिए जन्मू को 3 आइटम चाहिए होंगे। ये सारे आइटम उसे डीमन क्लासल से मिलेंगे। अब ये सब लेने के बाद जन्मू वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके लेवल पे अगर वो आगे गया तो वो मारा जाएगा। कि जिन्वू उस एस रैंक के डंजन से लौटने के बाद अपनी मॉम के बेड के बगल बैठा होता है और वो उस नोटिफिकेशन को पढ़ रहा होता है जिसमें एक्सिलर ऑफ लाइफ के बारे में बताया गया होता है। एक्सिलर ऑफ लाइफ सारी की सारी डिसीजेस को क्योर कर सकता था। उसको बनाने के लिए जिन्वू को 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। वो तीनों के तीनों इंग्रेडिएंट्स उसी डीमन कैसल में होते हैं और उन तीनों इंग्रेडिएंट की हेल्प से वो अपनी मॉम की एटर्नल स्लीप की बीमारी को भी ठीक कर सकता था। जिन्वू वेट कर रहा होता है ताकि वो और स्ट्रांग बन सके और वो फाइनली उस डंजन को क्लियर कर सके। यही सब सोचते हुए जिन्वू फाइनली डिसाइड करता है कि वो जिन्हू से मिलेगा और उसकी डिमांड्स पे एग्री करेगा। उसकी डिमांड्स थी कि जिन्वू उसके साथ जाएगा और 19 सी लेवल रेड करेगा ताकि जिन्हू एक गिल्ड मास्टर बन सके, और उसके बदले में वो जिन्वू को कई बिलियंस ऑफ येन देने को तैयार था। जिन्वू इस बात को मान जाता है, पर वो एक अपनी एक एक्स्ट्रा कंडीशन भी ऐड कर देता है, और उसकी एक एक्स्ट्रा कंडीशन ये होती है कि केवल और केवल वो और जिन्हू ही सारे के सारे डंजन्स में एंटर करेंगे ताकि वो अपना पावर लेवल सबसे छुपा सके, और उससे जिन्हू को ये फायदा होगा कि उसके फादर को लगेगा कि बिना किसी भी कैजुअलिटी के उसने सारे के सारे 19 डंजन्स क्लियर कर दिए हैं। फाइनली जिन्हू भी इस बात को मान ही जाता है और जिन्हू दोनों लोग प्लानिंग करने लगते हैं कैसे वो 19 रेड्स करेंगे। फिर हमें दिखाई जाती है हंटर चा जो कि ट्रेनिंग कर रही होती है अपने ग्राउंड में। फिर वहां पे सूट पहना हुआ एक आदमी आ जाता है जो लेडी चा को अप्रोच करता है। वो लेडी चा को अपना एक कार्ड देता है और फिर वो कहता है कि मैं आपसे मिलने का वेट कर रहा था, और फिर पीओवी एक बार और चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है जिन्हू जो कि अपने पापा के साथ एक कार में बैठ के बात कर रहा होता है। उसके पापा यानी कि यूजिन कंस्ट्रक्शन के मालिक वो बताते हैं कि 10 साल पहले से सब कुछ चेंज हो चुका है। जब से कि हंटर्स और गेट्स अपीयर हुए हैं तब से सब कुछ चेंज हो चुका है, चाहे एनर्जी मार्केट हो, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, यहाँ तक कि पॉलिटिक्स भी, और इन सब पे होल्ड है हंटर एसोसिएशन का और उनके गिल्ड्स का, और इसी के कारण यूजिन कंस्ट्रक्शन भी एक नया गिल्ड खोलना चाहता था। उसके पापा ये भी बताते हैं कि व्हाइट टाइगर गिल्ड, हंटर गिल्ड, द रीपर गिल्ड, फेम गिल्ड और नाइट गिल्ड, यही 5 गिल्ड हैं जो कि पूरे के पूरे देश के मेजॉरिटी ऑफ रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं, और इसीलिए यूजिन कंस्ट्रक्शन के मालिक भी चाहते हैं कि उनका भी इसमें कोई हाथ हो। फिर हमें दिखाया जाता है जिन्वू जो कि अपना डेली क्वेस्ट कंप्लीट कर रहा होता है, पर अनलाइक पिछली बार इस बार उसको एक्स्ट्रा करने के बाद कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा होता है। जिन्वू चाह रहा होता है कि पिछली बार की तरह उसको डीमन कैसल की या फिर कोई और स्पेशल आइटम मिल जाए, पर इस बार उसको रैंडम लूट बॉक्स से एक बिंगो टेबल मिलता है। डेली क्वेस्ट को पूरा करने के बाद जो 3 आइटम मिलते हैं जिन्वू के लिए वो अब काफी नहीं होते हैं, क्योंकि जिन्वू का लेवल अब 26 होता है और वो 3 पॉइंट्स अब उसकी सरफेस को भी स्क्रैच नहीं कर रहे होते हैं। जिन्वू फिलहाल तो वेट कर रहा होता है जिन्हू का, ताकि वो सारे के सारे सी लेवल के डंजन्स के लिए क्लैरिफिकेशन लेके आ सके और ताकि वो उसके साथ उन डंजन्स को क्लियर करके अपना लेवल अप कर सके। सेकेंडली वो क्यों ना वो अपना डेली क्वेस्ट ही ना कंप्लीट करे और उस सेंटीपीड्स वाली जगह में चला जाए, और उसको फिर से लगता है कि क्या पता उस सेंटीपीड्स वाली जगह पे वो उन सेंटीपीड्स को ना मार पाए और उसको वहां पे 4 घंटे केवल सेंटीपीड से बच के भागना ही पड़े। तभी उसके पास एक रैंडम नोटिफिकेशन आता है एक डी लेवल डंजन का। जिन्वू पहले सोचता है कि क्या उसे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, पर फिर वो सोचता है कि खाली बैठने से तो अच्छा है ही। फिर हमें दिखाया जाता है मिस्टर सॉन्ग। मैं आपको याद दिला दूं, वो फर्स्ट रेड में जहां पे वो डबल डंजन वाली रेड थी वहां पे हमको दिखाए गए थे। मिस्टर सॉन्ग अपने किसी स्टूडेंट से बात कर रहे होते हैं जहां पे वो स्टूडेंट मिस्टर सॉन्ग की तारीफ कर रहा होता है। मिस्टर सॉन्ग वो स्टूडेंट कह रहा होता है कि काश मैं आपसे आपके फुल पावर पे लड़ पाया होता, क्योंकि मिस्टर सॉन्ग का एक हाथ कट गया होता है लास्ट टाइम पे। इसमें मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि हाँ अब मेरा प्राइम जा तो चुका है पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर फिर वही वाला नोटिफिकेशन मिस्टर सॉन्ग को भी आ जाता है जो जिन्वू के पास आया होता है, और वो भी उस डी लेवल के डंजन पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर एक और बार पीओवी चेंज होता है और फिर हमें दिखाया जाता है व्हाइट टाइगर गिल्ड का हेड और हंटर्स गिल्ड का हेड किसी चीज के बारे में डिस्कस करते हुए। पहले तो व्हाइट टाइगर गिल्ड का हेड हंटर गिल्ड के हेड के ऊपर चिल्लाते हुए दिखाया जाता है कि तुमने मुझे इस मीटिंग में क्यों बैठा दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। इस पे हंटर्स गिल्ड का हेड कहता है कि तुमने उनको काफी इंप्रेस कर दिया है, वो तुमको अपना हेड बनाना चाहते हैं। जिसपे व्हाइट टाइगर गिल्ड का हेड, वैसे उनका नाम मिस्टर बेक है, तो मिस्टर बेक कहते हैं कि तुमने आखिर मुझे यहाँ पे बुलाया क्यों था। जिसपे
पे हंटर गिल्ड का हेड कहता है कि मैं यहाँ पे तुमसे यूजिन कंस्ट्रक्शन के नए गिल्ड के बारे में बात करना चाहता हूँ। जिस पे फिर से मिस्टर बेक कहते हैं कि तुम्हें तो पता ही होगा कि ये बात मुझे पता है, तो फिर असली बात बताओ। उसके बाद एक और बार पीओवी चेंज हो जाता है और इस बार हमको दिखाई जाती है जूही। जूही भी उन लोगों में से एक थी जो कि गई थी इन लोग के साथ डबल डंजन में, और हमको मिस्टर किम भी दिखाए जाते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ होते हैं। मिस्टर किम और जूही दोनों ही आने वाले होते हैं इस डी रैंक वाले मिशन के लिए। फिर एक और बार पीओवी चेंज होता है और हमें दिखाई जाती है हंटर चा जो कि हॉलवे से मिस्टर बेक को क्रॉस कर रही होती है, और हॉलवे से गुजरने के बाद वो हंटर्स गिल्ड के हेड के ऑफिस में जाती हैं और उनको बताती हैं कि जो आदमी उनको पहले अप्रोच किया होता है वो यूजिन कंस्ट्रक्शन का आदमी होता है, जो कि चाहता था कि वो यूजिन कंस्ट्रक्शन के गिल्ड को ज्वाइन कर ले और उसकी हेड बन जाए, जो कि ऑफर उसने ऑब्वियसली रिफ्यूज कर दिया होता है। फिर उसके बाद हमको पता चलता है कि हंटर बेक और हंटर्स गिल्ड के मालिक के बीच में ये बात हो रही थी कि उनको जेजू आइलैंड के ऊपर कैसे दोबारा अटैक करना चाहिए। लास्ट टाइम जेजू आइलैंड के ऊपर हुई रेड बहुत ही अनसक्सेसफुल हुई थी, जिसमें दोनों के ही काफी सारे फ्रेंड्स मारे गए थे, और इस बार वो दोनों चाहते थे कि वो रेड सक्सेसफुल हो ताकि वो पब्लिक का ओपिनियन चेंज कर सके। फिर हमें एक ब्रीफ मोमेंट के लिए एक आदमी दिखाया जाता है जो कि बोलता है तुम्हें उन्हें मारना ही होगा। फिर एक आखिरी बार पीओवी चेंज होता है, हमको मिलते हैं मिस्टर सॉन्ग और जिनवू, जो कि दोनों लोग सेम रोड से जा रहे होते हैं और वो दोनों लोग एक दूसरे को देख के ग्रीट करते हैं। पहले तो मिस्टर सॉन्ग जिनवू को पहचान ही नहीं पाते हैं, पर फिर उसके बाद वो दोनों लोग सेम डंजन की तरफ जा रहे होते हैं तो वो दोनों साथ में ही चलने लगते हैं। फिर हमें वहां पे दिखाई देते हैं जूही, मिस्टर कैंग और मिस्टर किम। ये पांच के पांचों ही उस डबल डंजन के सर्वाइवर होते हैं और इनमें से कोई भी जिनवू से आंखें नहीं मिला पा रहा होता है, और खैर इसमें किसी की गलती नहीं भी होती है। फिर उसके बाद जूही कहती कि हाँ यार तुम तो सच में ठीक हो गए हो, मैं तुमसे जब मिलने भी आई थी, जिस पे जिनवू पूछता है कि क्या तुम मुझसे मिलने आई थी, पर फिर बात यहीं पे खत्म हो जाती है और हमको दिखाया जाता है एक प्रिजनर्स वैन। उस वैन में से 3 प्रिजनर निकलते हैं और एक आदमी निकलता है। फिर हमें एक लड़की वहां पे आके समझाती है कि ये मिस्टर कैंग ताइशी। मिस्टर कैंग ताइशी एक्चुअली में एक हंटर्स एसोसिएशन के एडवाइजर हैं जो कि इन 3 प्रिजनर्स के साथ आए हैं जो कि इनको सुपरवाइज करेंगे। ये तीनों प्रिजनर यहाँ पे अपनी प्रिजनर सेंटेंस कम कराने आए हैं कम्युनिटी सर्विस के थ्रू, तो इस कारण इनसे कोई भी गलत काम होने की एक्सपेक्टेशंस बहुत कम है, पर फिर भी अगर ये कुछ गलत काम करते हैं तो फिर बी रैंक का सुपरवाइजर यानी कि मिस्टर कैंग इन तीनों को देख लेगा। ये सब बातें सुनने के बाद सब मुंह बनाने लगते हैं, पर मिस्टर कैंग कहते हैं कि चिंता मत करिए, कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद मिस्टर सॉन्ग जिनवू से माफी मांगता है, अपना सर नीचे करता है, सबकी तरफ से माफी मांगता है, सॉरी वॉरी बोलता है। फिर उसके बाद कहता है कि मैं इस रेड को भी लीड करना चाहूंगा, इस पे सब मान जाते हैं, और फिर मिस्टर सॉन्ग की लीड में सारे के सारे लोग उस डंजन के पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। रेड देखने को मिलता है जहाँ पे ये लोग ऑलरेडी डंजन के अंदर जा चुके होते हैं। वैसे लास्ट एपिसोड में ये लोग एंट्री कर ही चुके होते हैं डंजन के अंदर। सारे प्रिजनर एक एक करके गॉब्लिन्स को मार रहे होते हैं, जहाँ पे जिनवू भी गॉब्लिन्स को मार रहा होता है। लास्ट टाइम जब जूही और मिस्टर संग ने उसे देखा था तब वो ज्यादा कमजोर था या ई रैंक का था, पर वो पहले से अब काफी ज्यादा बेटर हो चुका है, जो कि ये दोनों नोटिस कर पा रहे होते हैं, और ये सब देख के दोनों को अच्छा भी लग रहा होता है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि तुम सच में बदल गए हो, और वो ये भी सोच रहे होते हैं कि जिनवू का ऑरा भी चेंज हो चुका है। जो ही सोच रही होती है कि अच्छा है जिनवू को अब तक कोई चोट नहीं लगी है, जिससे ये पता चलता है कि हाँ ये लड़की बहुत केयर करती है जिनवू की। फिर कैंग वहां सबको चलने के लिए कहता है, जहाँ पे आगे जाके 3 हमें यहाँ पे टनल्स या फिर 3 रास्ते दिखाए जाते हैं जो कि आगे चलकर डिवाइड हो रहे होते हैं, जहाँ पे कैंग कहता है कि वो इन प्रिजनर्स को लेके राइट साइड से जाएगा, जो ही मिस्टर संग और जिनवू लेफ्ट साइड से जाएंगे और मिस्टर किम मिडिल से जाएंगे। मिस्टर किंग और कैंग बात कर रहे होते हैं कि वो डंजन से निकल के जिनवू से माफी मांगेंगे, चाहे जिनवू उन्हें माफ करे या नहीं। वहीं दूसरी तरफ जिनवू सोच रहा होता है कि होपफुली एग्जीक्यूटिव कैंग को ये याद नहीं है कि वो उसे हॉस्पिटल में मिले थे। देन फिर पीओवी चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि एग्जीक्यूटिव कैंग तीनों प्रिजनर गॉब्लिन को मार रहे होते हैं, और वो उनके लिए बहुत आसान हो रहा होता है। एग्जीक्यूटिव कैंग पूछता है कि अगर गॉब्लिन की जगह इंसान होते तो क्या करते तुम लोग। उस पे वो लोग बोलते हैं कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है। फिर हमें लास्ट एपिसोड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक्चुअल में इन तीनों प्रिजनर्स ने एक आदमी की बेटी को असॉल्ट किया होता है, जिसकी वजह से उसकी वाइफ भी ट्रॉमा में होती है, वो भी हॉस्पिटल में ही होती है। एंड वही आदमी जो है एग्जीक्यूटिव कैंग के पास आया होता है उन तीनों को मरवाने के लिए, जहाँ पे उसके लिए वो 3 बिलियन यान भी देता है। और यही सब बात खत्म होने के बाद एग्जीक्यूटिव कैंग जो है इन प्रिजनर्स को मार देता है, जहाँ पे वो 2 प्रिजनर को ऑलरेडी मार चुका होता है, तीसरे को मारने वाला होता है कि वहाँ पे मिस्टर कैंग और किंग आ जाते हैं जो कि ये चीज देख लेते हैं। फिर में जिनवू जो ही मिस्टर सॉन्ग दिखाए जाते हैं और वो उनकी आवाज सुन के उनकी तरफ भागे दौड़ते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि मिस्टर कैंग मर चुके हैं और मिस्टर किंग अभी थोड़े बहुत जिंदा है। जो ही उनको हील करने की कोशिश तो करती है, बट वो सामने से खुद ही बोल देते हैं कि नहीं मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। जहाँ पे वो मरने से पहले जिनवू से माफी मांगते हैं, जिसमें जिनवू कहता है कि तुम मुझसे माफी नहीं मांग सकते, अगर तुम मुझसे माफी मांगोगे तो मैं किसे ब्लेम करूंगा। पर फिर भी मिस्टर किम मर जाते हैं। एंड तभी एग्जीक्यूटिव कैंग जो ही पे अटैक कर देता है, क्योंकि वो चाह रहा होता है कि पहले हीलर मर जाए ताकि उसका काम और इजी हो जाए। बट हाँ जिनवू उसे बचा लेता है, तो एग्जीक्यूटिव कैंग जो है पहले अब जिनवू को मारने वाला है, देन उसके बाद बाकी सबको। बट उसी बीच मिस्टर सॉन्ग आते हैं कि हाँ जिनवू तो थोड़ा कमजोर है तो मुझे ही लड़ना चाहिए, तो एक स्वॉर्ड उठाते हैं और जो ही के हीलर की हेल्प लेते हुए वो अपने अराउंड एक शील्ड भी बनाते हैं एंड लड़ने निकल जाते हैं एग्जीक्यूटिव कैंग से। फाइट अच्छी खासी चली रही होती है एंड ये फाइट भी ठीक ही ठाक थी। मिस्टर सॉन्ग अपनी मैजिकल स्किल को यूज करते हुए कैंग पर हमला तो करते हैं, बट वो इजीली अवॉइड कर लेता है एंड उन्हें घुटने पे लाके रख देता है। देन कैंग जो है फाइनल ब्लो देने ही वाला होता है कि जिनवू बीच में आ जाता है, मिस्टर सॉन्ग को बचा लेता है। ये देख के किसी को यकीन नहीं हो रहा होता, क्योंकि अगर जिनवू की रिअवेकनिंग भी हुई होती है तो वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती रैंक का होने के बाद भी। एंड तभी कैंग को याद आ जाता है कि जिनवू वही है जिसका वो पावर लेवल चेक करने गया होता है, एंड तब से वो काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। एंड वो लोग बात करते हैं कि डबल डंजन में कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी वजह से इसकी डबल अवेकनिंग हुई है। एंड देन हमें दिखाई जाती है एक फाइट, एक बहुत ही खूबसूरत फाइट जिसको अच्छे बाखूबी तरीके से एनिमेट किया गया है, और शुरू से लेकर
लेकर एंड तक भाई देखने में मजा आता है। ये फाइट मैं खुद 3 बार देख चुका हूँ। दोनों का बिल्ड और स्पीड दोनों इक्वल टाइप का होता है, पर कैंग के पास एक्सपीरियंस का बेनिफिट होता है एंड वो जिन्वू को काफी डैमेज भी देता है। एंड उसके बाद सबसे अमेजिंग और कूल सीन आता है इस पूरे एपिसोड का, जहाँ पे जिन्वू यूज करता है सिस्टम को, जहाँ पे सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है एग्जीक्यूटिव कैंग को और वो फाइनली उनको अपना एनिमी बताता है सिस्टम। एंड अब जो है जिन्वू को इस बंदे को मारने में कोई भी झिझक नहीं होने वाली है। वैसे पहले भी नहीं होती, लेकिन हाँ अब तो ये सिस्टम का पार्ट बन चुका है, अब इसे मारना जरूरी भी है। एंड जो उसके बाद वो अपनी स्किल्स को यूज करते हुए स्पीड को इंक्रीज करता है जिन्वू, वो देखने लायक होता है भाई। क्या ही अमेजिंग था वो बंदे का स्किपिंग रोप टाइप जंप करना एंड उसके बाद अपनी स्पीड दिखाना एंड देन मिस्टर कैंग को डैमेज करना बहुत मस्त था। लेकिन हाँ उसके बाद जो है कैंग यूज करता है अपना स्लेथ स्किल को, जहाँ पे वो गायब होके जिन्वू को मार रहा होता है एंड जिन्वू उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा होता है एंड उसके पैर पे चोट भी लग जाती है, जहाँ पे वो बोलता भी है कि अब तो क्या ही कर लोगे, खुद को हील करोगे या इस टूटे हुए पैर से मुझसे लड़ने आओगे। और जो स्लेथ वाली स्किल है ये रियली लोगों को मिलती है, इसलिए किसी को नहीं पता है उसके इस स्किल के बारे में। लेकिन हाँ जिन्वू अपने आप को हील करता है, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव कैंग को वो मार देता है एंड फाइट काफी अच्छी थी गाइस। एंड यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कैंग के द्वारा एक लाइन बोली जाती है, इफ यू गेज इनटू द अबैस गेज इनटू यू। ये एक्चुअल में काफी फेमस कोट है, जिसका मतलब होता है कि अगर तुम काफी देर तक अंधकार में देखोगे तो तुम भी अंधकार बन जाओगे। पर जिन्वू के केस में ये शैडो पावर जो उसी के पास है वो जिन्वू को शैडो बना देगी और यह बोल के वो मर जाता है। फिर जिन्वू को सिल्थ स्किल भी मिलती है क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए। फिर वो जोही और सॉन्ग से बाहर जाने के लिए कहता है और खुद जो है डंजन क्लियर करने के लिए अंदर चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो चिंचिल जो कि सरप्राइज होता है कि कैंग मर चुका है, वो जिन्वू को तुरंत ही पहचान लेता है और पूछने लगता है। जिन्वू को लगता है कि उसका सीक्रेट अब खुलने वाला है, बट उसी टाइम मिस्टर सॉन्ग जो है ये सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं, जहाँ पे वो बताते हैं कि ये मेरा एक थैंक यू कहने का एक तरीका है और हाँ अगर तुम अपनी पावर को छुपा रहे होगे तो उसके लिए कोई अच्छा रीजन होगा तुम्हारे पास। देन हमें दिखाया जाता है 3 घंटे के बाद का सीन, जहाँ पे जोही और जिन्वू बैठे होते हैं और जोही जो है जिन्वू को वही क्रिस्टल दिखाती है जो उसने उसको लास्ट टाइम दिया होता है। जिन्वू से बोल रही होती है कि उस इंसिडेंट के बाद तुम तो बहुत चेंज हो गए हो, जिसपे जिन्वू बोलता है कि सेम इंसिडेंट कई लोगों को अलग अलग तरीके से इफेक्ट करता है। फिर जूही बोलती है कि वो शायद कुछ ज्यादा ही टिमिड है, इसलिए वो हंटर बनने के काबिल नहीं है। ऑल्दो वो बी क्लास की हंटर है जिसे ए या फिर बी या फिर सी क्लास के डंजन्स में रेड करना चाहिए, फिर भी वो डी या फिर ई क्लास के डंजन्स में जाती है क्योंकि वो डरती है। और इन्हीं रेड्स में उसको जिन्वू भी मिला था। पहले तो जिन्वू को हील करना जो कि बहुत ही आसानी से चोटल हो जाता था उसके लिए बहुत अनोइंग हुआ करता था, पर धीमे धीमे जिन्वू की फाइटिंग स्पिरिट उसको भी इंस्पायर करने लगी थी। फिर वो आगे कहती है कि पर अब वो रिटायर होने वाली है, वो अपने माँ बाप के साथ इसी टाउन में जाके बस जाएगी। और फिर वो जिन्वू को जाते जाते वो क्रिस्टल पकड़ा देती है जो जिन्वू ने जूही को काफी पहले दिया होता है। जूही कहती है कि अगर तुम कभी इस टाउन में आओ तो फिर मेरे साथ जरूर घूमना। फिर उसके बाद हमको एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिन्वू एग्जीक्यूटिव जिनचुल से बात कर रहा होता है। वहाँ पे जिनचुल उसको बताता है कि मैं मानता हूँ कि शायद तुम लोग की बात सच है, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई भी ई क्लास का हंटर बी क्लास के ताइशी को नहीं मार सकता, पर फिर भी तुम्हारी जान को काफी खतरा है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो फिर मैं ये देश छोड़ के निकल लेता, क्योंकि हंटर होंग जो कि एक एस क्लास का हंटर है वो तुम्हारी जान के पीछे पड़ा हुआ है। हंटर होंग एक ऐसा मॉन्स्टर है जिससे मॉन्स्टर्स भी डरते हैं, तो फिर अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो फिर उससे लड़ने की कोशिश नहीं करना। पर जिन्वू इसको बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लेता है और सोचता है कि अब उसे तो और स्ट्रांग बनने की जरूरत है ताकि वो डीमंस कैसल भी क्लियर कर सके और साथ ही साथ हंटर होंग से अपनी जान भी बचा सके। फिर हम देखते हैं जिन्वू और जिन्हू को एक डंजन गेट के बाहर, वहाँ पर 6 लोग और भी होते हैं। तो बेसिकली जिन्वू सारे डंजन्स को अकेले क्लियर करना चाहता था ताकि उसका लेवल भी बढ़ सके और किसी को उसकी पावर्स के बारे में पता भी ना चल सके। उसके लिए जिन्हू ऐसे लोगों को लेके आया होता है जो कि डंजन रेड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और उनके बदले में वो उनको 3 मिलियन दे रहा होता, पर अगर उनमें से कोई भी अपना मुंह खोलता तो फिर उनको उससे 10 गुना अमाउंट जिन्वू को वापस पे करना पड़ता। उन 6 लोगों में से एक हाई स्कूल की स्टूडेंट भी होती है जो कि जिन्वू की बहन की क्लासमेट होती है जिसका नाम होता है सॉन्गी। एनीवेज जिन्वू और जिन्हू पहले डंजन के अंदर जाते हैं और उसको 1 घंटे में क्लियर कर देते हैं। ये देख के उन सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि एक नॉर्मल रेड टीम को भी एक डंजन क्लियर करने में कम से कम 2 घंटे लगता है। पर खैर ये उन 6 लोगों के लिए बहुत अच्छी डील थी क्योंकि उनको एक ही दिन में 9 मिलियन मिलने वाला था। तो फिर वो जिन्हू और जिन्हू के साथ साथ चले जाते हैं। एक्चुअली में एक फनी सा सीन भी आता है जहाँ पे जिन्हू एक नया सूट खरीद के आया होता है जिसको इटालियन मेकर्स ने स्पेशली बनाया होता है उसके लिए, पर वो उसको यूज भी नहीं कर पाता है क्योंकि वो उसके लिए काफी ज्यादा हैवी होता है। फिर अगला दिन आता है और हम देखते हैं जिन्हू और जिन्वू एक बार फिर से किसी और डंजन में होते हैं। उसी डंजन में जिन्वू कैंग की स्टेल्थ टेक्निक भी यूज करता है और वो उस टेक्निक से काफी ज्यादा इंप्रेस्ड होता है। उसके लेवल अप हुए जा रहे होते हैं और उसको 2 नई स्किल्स भी मिलती है। उन दोनों स्किल्स का नाम होता है एडवांस डैगर विल्डिंग और फैटल स्ट्राइक, और साथ ही साथ उसकी डैश स्किल भी अपग्रेड हो रही होती है। पर क्योंकि उसके पास माना काफी कम होता है इसलिए वो सारी स्किल्स को काफी लंबे टाइम तक यूज नहीं कर पा रहा होता है और इसीलिए वो आगे चल के अपनी इंटेलिजेंस यानी मैजिक कैपेबिलिटी पे वर्क करने वाला होता है। पर तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जॉब चेंज क्वेस्ट का, और सच बताऊं तो ये देख के मुझे मजा ही आ गई थी क्योंकि जो भी मांगा पड़ता है वो जानता है कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है। एनीवेज फिर सीन चेंज होता है और हमको दिखाया जाता है व्हाइट टाइगर्स गिल्ड का हेड गॉडेस, जहाँ पे एक मैनेजर भी टीम के साथ बैठ के बातें कर रहा होता है। वो मैनेजर सी रैंक के डंजन्स को खरीदना चाहता था ताकि वो अपने रुकीज यानी कि जिन्होंने नया ज्वाइन किया है उनको ट्रेनिंग करवा सके, और वो सारे के सारे सी रैंक के डंजन्स यूजीन कंस्ट्रक्शन ने खरीद के रखे
होते हैं। वो इसी फाइल के थ्रू जा रहा होता है, तभी उसको संग जिनवू का नाम देखने को मिलता है। वो ये देख के शॉक हो जाता है क्योंकि उसको पता होता है कि संग जिनवू 3 इंसिडेंट से बच के आया होता है। सबसे पहले डबल डंजन, उसके बाद हॉन्ग वाला इंसिडेंट और फिर उसके बाद अभी रिसेंटली हुआ कैंग वाला इंसिडेंट। वो सोच रहा होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर पक रहा है, इसीलिए वो उनकी नेक्स्ट रेडिंग फैसिलिटी पे चला जाता है और वहाँ पे उसका शक सही साबित होता है क्योंकि वो देखता है कि बाकी 6 लोग बाहर रेस्ट कर रहे होते हैं जबकि जिनवू और जिनवू डंजन के अंदर गए होते हैं। फिर एक और बार पीओवी चेंज होता है और हमको हंटर्स गिल्ड का हेड दिखाया जाता है जो कि सपना देख रहा होता है जेजू आइलैंड के इंसिडेंट के बारे में। जेजू आइलैंड के इंसिडेंट में उसके काफी सारे फ्रेंड मारे गए थे और हमको यही बात 2-3 एपिसोड पहले बताई गई थी। उसके हाथ में एक फाइल होती है जहाँ पे उस जेजू आइलैंड के ऊपर अटैक का नेक्स्ट प्लान होता है। फिर उसके बाद वापस पीओवी चेंज होता है। फिर उसके बाद एक और बार पीओवी चेंज होता है। हम देखते हैं जिनवू और जिनहू को बात करते हुए। जिनवू कह रहा होता है कि वो कल बिजी है, तो फिर वो चाहेगा कि जो भी रेड्स हैं वो कल की कैंसिल कर दिया जाए, पर फिर वो सोचता है कि ये तो वेस्ट ऑफ मनी है। वो चाहे रेड को डिले करने वाले थे चाहे कैंसिल करने वाले थे, पर जिनवू कल के लिए खाली नहीं होता है। एनीवेज फिर जिनहू और जिनवू अपने अलग अलग रास्ते पर जाने लगते हैं। ये मौका देखते ही वो मैनेजर जिनवू के पास आ जाता है बात करने के लिए। वो कहता है कि मेरे पास कुछ स्पेशल है तुम्हारे लिए। फिर उसके बाद वो मैनेजर जिनवू को एक कैफे में लेके जाता है जहाँ पे वो कहता है कि वो यूजीन कंस्ट्रक्शन का डबल अमाउंट देगा अगर वो उसके लिए काम करने लगे। जिसपे जिनवू कहता है कि आपके हेडक्वार्टर्स का प्राइस कितना है, तो फिर उसका मैनेजर कहता है अप्रोक्सीमेटली 15 बिलियन। जिसपे जिनवू कहता है हाँ तब तो तुम्हें मुझे पूरी बिल्डिंग ही देनी पड़ेगी क्योंकि यूजीन कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग मुझे ऑफर कर रही है वो ऑलमोस्ट 30 बिलियन की है। ये सुन के उसका धरती आसमान एक हो जाता है। वो सोचने लगता है कि इसका मतलब कि जिनवू उससे भी बड़ी मछली है जितना बड़ा वो उसको सोच रहा था। एनीवेज यही सब होता है और इन्हीं सब में जिनवू उसका ऑफर रिजेक्ट कर देता है। मैनेजर को लगता है कि वो वहां से जा रहा है, पर तभी वो देखता है कि उसके चीक के ऊपर एक कट होता है। फिर जिनवू अपनी स्टेल्थ टेक्निक यूज करता है और फिर उससे बात करने लगता है। वो बोलता है कि तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला, जिसपे वो मैनेजर सब कुछ समझाता है और बताता है कि कैसे उसने उसका नाम फाइल में पाया। जिनवू उस मैनेजर से पूछता है कि मेरे बारे में और कौन जानता है। वो ये भी कहता है कि अगर मेरे बारे में किसी और को पता चला तो फिर तुम दोनों जान ही रहे हो कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। वो मैनेजर समझाता है कि कैसे उसको सी क्लास के डंजन्स चाहिए होते हैं ताकि वो अपने रुकीज को ट्रेन कर सके, जिसपे जिनवू उनसे एक डील करने को तैयार हो जाता है। वो कहता है कि तुम 300 मिलियन पे कल के 3 डंजन ले लो। मैनेजर कहता है कि 200 मिलियन की तो इसके अंदर से सामान ही मिलने वाला है, तो फिर जिनवू 200 मिलियन की डील पे ही मान जाता है। पर उसके बाद अगले दिन उसको पता चलता है कि एक्चुअली में वो सारे के सारे डंजन यूजीन कंस्ट्रक्शन 70 मिलियन पे ऐसे ही बेचने वाला था। इसका मतलब कि जिनवू ने उसका बहुत बड़ा घाटा कर दिया था। और तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है जिसपे जिनवू कहता है कि अब हम इवन है, जो तुमने मेरे ऊपर छानबीन किया है उसके बदले में मैंने तुम्हारे साथ ये किया है। खैर मैनेजर भी इस बात को लेकर कोई बहुत ज्यादा दुखी नहीं होता है क्योंकि अब उसके पास जिनवू के कॉन्टैक्ट डिटेल्स होते हैं और उसके लिए ये चीज मोर देन इनफ होती है फिलहाल के लिए। तो फिर हमको दिखाया जाता है जिनवू जो कि अपने जॉब चेंज क्वेस्ट के लिए निकल चुका होता है। फाइनली अब वो इस एपिसोड में रीच भी कर चुका है उस जगह पे। एंड फाइनली वहां आने के बाद फिर से नोटिफिकेशन आता है एंड पॉपअप आता है यस और नो। एंड वो इस चीज को रिसेंबल करता है पिछले कुछ डंजन से जहाँ पे उसे ऑप्शंस मिले थे कि भाई तू ये डंजन करना चाहेगा या क्वेस्ट करना चाहेगा कि नहीं। तो उसे लगता है कि हाँ अच्छा खासा डंजन होने वाला है, डिफिकल्ट डंजन होने वाला है क्योंकि इसमें ऑप्शन आ रहा है। तो हाँ वो समझ चुका होता है कि ये डंजन थोड़ा मुश्किल होने वाला है, फिर भी वो कहता है खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं इस डंजन को करूंगा ही करूंगा। एंड वो फाइनली यस कर देता है इस क्वेस्ट के लिए और फिर वहाँ पे एक गेट खुलता है एंड वो उसके अंदर एंटर कर जाता है। फिर हमें जिनहू दिखाया जाता है जो कि अपने फादर के साथ बैठ के डिनर कर रहा होता है अपने भाई के साथ बैठ के, जहाँ पे यहाँ पे हमें कुछ ज्यादा तो नहीं पता चलता लेकिन हमें ये तो पता चलता है कि जो उसका बड़ा भाई है जिनहू का वो काफी सारे अच्छे खासे हंटर्स के साथ काम कर रहा है एंड वो आउट ऑफ कंट्री के हंटर के साथ भी काम कर रहा है। एंड वो जिनहू को समझाता भी है कि मुझे पता है कि तुम कोई सीक्रेटली काम तो कर रहे हो, तो हाँ मेरे काम के बीच में मत आना। फिर से हमें जिनहू दिखाया जाता है जो कि डंजन के अंदर आ चुका होता है एंड वहाँ पे उसे नोटिफिकेशन देखने को मिलती है कि अब वो जो है रिकवरी के लिए पोशन को यूज नहीं कर सकता है और इस डंजन को जो है छोड़ के भी नहीं जा सकता है। तो हाँ ये डंजन और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, जहाँ पे जिनहू जो है अपनी इन्वेंट्री में से ड्रैगर को निकालता है। जैसे वो नाइट को देखता है हमें एक नाइट देखने को मिलता है जिसका नाम येलो से होता है। तो हाँ ये लगभग जिनहू के लेवल के नीचे का ही है। जिनहू तो इसे आराम से हरा देने वाला है एंड वही हमें आगे देखने को भी मिलता है जहाँ पे जिनहू ये चीज तो देख पा रहा होता है कि इसका आर्मर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ड्रैगर से उस पर कोई असर तो पड़ नहीं रहा है। फाइनली वो ड्रैगर को छोड़ता है और इसके डायरेक्टली आर्मर को तोड़ के उसे मारने की कोशिश करता है और वो मार भी देता है। एंड देन ये नाइट के मरने के बाद हमें और बहुत सारे नाइट्स देखने को मिलते हैं एंड इन नाइट्स में एक जो है सेल्थ यूज करने वाला भी नाइट होता है जो कि गायब हो रहा होता है एंड उसको जिनहू बहुत ही प्रिसाइज तरीके से पकड़ता है। देन यहाँ पे एक और नाइट होता है जो कि जादू कर रहा होता है, मैजिशियन नाइट भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। एंड फाइनली इन सब चीजों को टैकल करते हुए जिनहू इन सबको हरा भी देता है। ये सारे नाइट्स मारे जाते हैं। देन हमें जोंग इन दिखाया जाता है जो कि अपने कुछ टीममेट्स के साथ वहां पे इकट्ठा हो रहा होता है कहीं जाने के लिए। हाँ नाइट्स को हराने के बाद जिनहू जो है एक पॉपअप देखता है जो कि आर्मर के लिए होता है। तो वो सोचता है कि मुझे आर्मर ये वाला ट्राई करना चाहिए या फिर गियर ये वाला ट्राई करना चाहिए। उसने अभी तक इससे ट्राई नहीं किया होता है और वो इनविजिबल भी होती है एंड जिनहू के जो मूवमेंट है उस पर भी कोई असर नहीं डाल रहे हो। तो जिनहू जो है इससे ठीक ठाक इंप्रेस होता है। देन वो आगे बढ़ता है गेट की तरफ जहाँ पे वो सोच रहा होता है अपनी फैटिगी को रिकवर करने के लिए, बट उसके लिए उसको टाइम देना होता है। बट हाँ अगला जो वो गेट देखता है तो वो गेट को ओपन करके उसके अंदर चला जाता है एंड फाइनली उसे वहां पे देखने को मिलता है इग्रिस द ब्लड रेड। अब ये बंदा देखने में बहुत ही ज्यादा कूल और ऑसम लग रहा था भाई, मुझे तो भाई इससे प्यार ही हो गया।
इसकी तलवार, इसका हेलमेट, इसका आर्मर, सब कुछ बहुत ही बाखूबी बनाया गया है यार। एंड फाइनली ये सेव कर रहा होता है एक कुर्सी को या फिर एक गद्दी को जिसपे कोई नहीं बैठा होता है। एंड फाइनली हमें स्टार्ट होती है इन दोनों की मार। अब इन दोनों की मार में जनवू ये तो समझ जा चुका होता है कि ये थोड़ा सा अपर है मेरे से, मतलब हाँ इसके पास थोड़ा अपर हैंड है। एंड बट वो चीजें जनवू कभी नहीं सोचता कि वो हारेगा। यही तो हमें जनवू की बात सबसे अच्छी लगती है। एंड वो वहां भी यही सोचता है, कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होता है उसे ताकि वो जीत सके। एंड इसी बीच वो अपने बहुत सारे स्किल्स को यूज करता है, स्टेल्थ हो गया, डैश हो गया, या फिर उसने आर्मरी पहले ही यूज कर रखी थी, वो ड्रैगर को बार बार यूज कर रहा होता है। तो हाँ जनवू पहले से कुछ ज्यादा बेटर हो चुका होता है और चीजों को समझते वो इसे हराने का रास्ता भी ढूंढ ही रहा होता है। देन फाइनली हमें चेयरमैन दिखाया जाता है, गोगन ही, जो कि अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है जोंग इन के लिए, जहाँ पे जोंग इन से फोन लगा के थैंक्स बोल रहा होता है कि हाँ अच्छा किया तुमने इस ऑपरेशन को अप्रूव्ड कर दिया। लेकिन चेयरमैन भी ये कहता है कि तुमने जेडू आइलैंड की बात को बाहर नहीं निकलने दिया, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए इसको हाँ कहा है। हम लोग वापस आते हैं जनवू और इग्रिस की फाइट पे। तो हाँ यहाँ पे जनवू पिट रहा होता है अच्छा खासा, जहाँ पे अपने ड्रैगर को छोड़ के वो अपने आर्मर पे रिलाई कर रहा होता है, अपनी स्ट्रेंथ पे रिलाई कर रहा होता है, क्योंकि वो जान चुका होता है कि मैं इसके आर्मर को तो काट बिल्कुल भी नहीं सकता हूँ। एंड फाइनली वहाँ पे इग्रिस एक पंच मारता है उसको, जो कि उसे डायरेक्टली थॉर्न के पास पहुंचा देता है। एंड गद्दी के पास आते ही जनवू उसके ऊपर बैठा मिलता है। एंड वो बहुत ज्यादा कूल मूवमेंट था और मुझे यही मूवमेंट पे लगा कि जनवू जीत चुका है। मुझे लगा इस क्वेस्ट में सिर्फ और सिर्फ गद्दी पे बैठना ही इसका सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन वो चीज हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है। ऐसा कुछ जैसे जनवू गद्दी पे बैठता है, इग्रिस फिर से उसे मारने के लिए आ जाता है। एंड इसी फाइट के बीच में एक डैश वाला इवेंट है, मतलब डैश वाला स्किल यूज करके जनवू उस पर अटैक करता है। वो काफी ज्यादा कूल था यार, देखने में फाइट बहुत ही ज्यादा मजेदार थी, बाखूबी एनिमेट की गई है। बहुत सारे ऐसे एंगल्स यूज किए गए हैं जो कि आपको मतलब पता नहीं चलने देते भाई ये एनिमेशन है कि नहीं। एंड गद्दी पे बैठने के बाद फाइनली हमें जनवू की बहन भी दिखाई जाती है, जो कि उसके लिए डिनर प्रिपेयर करके खुद की पढ़ाई करने जा रही होती है। एंड फिर वो अपने शायद मॉम से भी मिलने जाती है। एंड उसके बाद फिर बैक आ जाते हैं फाइट पे, जहाँ पे वो कुर्सी पे बैठा जनवू कहता है कि अभी तक मैं हारा नहीं हूँ, और इग्रिस को बहुत बुरी तरह पेलता है भाई। जहाँ पे वो ड्रैगर को यूज कर रहा होता है नॉन स्टॉप, मतलब एक बार गायब कर रहा होता है फिर वापस ला रहा होता है, फिर गायब कर रहा होता है फिर वापस ला रहा होता है, मतलब उसकी स्किल को वो लगातार यूज कर रहा होता है, लगातार उसको गायब कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो उसके आर्मर के थ्रू पास कर पाता है। एंड फाइनली इग्रिस को मार देता है और ये चीज बाखूबी मजा दिलाती है भाई। जहाँ पे इस ड्रैगर को इस तरह भी यूज किया जा सकता है हमें ये जनवू ही बता सकता है। एंड इग्रिस को मारने के बाद उसे 4 यहाँ पे चीजें मिलती हैं, जो कि यहाँ पे पहले तो एक पाउच होता है जिसमें लगभग 15 लाख के पास गोल्ड कॉइन होता है। एंड दूसरा जो है उसे एस लेवल का नाइट हेलमेट मिलता है, जो कि इग्रिस का ही होता है, एंड जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। वो इसके फिजिकल डैमेज को रिड्यूस कर देता है 15% से, एंड बूस्ट कर देता है उसके स्ट्रेंथ एंड विटालिटी को 20% से भी ज्यादा। देन उसे यहाँ पे रियून स्टोन भी मिलता है, उसका स्किल जो है वो बाद में फिगर आउट करेगा। एंड साथ ही में उसको जो है मिलता है टेलीपोर्टेशन स्टोन। अब जनवू उसको देखते ही समझ जाता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, मतलब अभी भी ये डंजन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अगर डंजन खत्म हुआ होता तो ये स्टोन मेरे हाथ में ना होता। एंड ऐसे ही बोलते बोलते पीछे से एंट्री होती है बहुत सारे नाइट्स की, जो कि बहुत सारे पोर्टल से यहाँ पे बाहर आ रहे होते हैं। एंड फाइनली यहाँ पे मिलता है उसे एक नया क्वेस्ट, जो कि है इनहेंसमेंट पॉइंट। एंड अब उसे जितनी देर तक वो रुकेगा, जितना टाइम वो अपने आप को बचा पाएगा, उतना ही ज्यादा उसको शायद फायदा होने वाला है। ऐसा कुछ मुझे समझ में आ रहा है इन सब चीजों से। तो हाँ अब उसको बस यहाँ पे टाइम, जितना टाइम ले सके उतना टाइम रुकना है। एंड फाइनली हमें फिर एक और फाइट देखने को मिलती है नाइट्स वर्सेस जनवू के बीच में। एंड उस साइड दूसरी साइड जोंगिन जो है वहां पे उड़ चुका होता अपने हेलीकॉप्टर में अपने टीम के साथ किसी मिशन के लिए, किसी ऑपरेशन के लिए। इधर हमें नाइट्स की फाइट देखने को मिलती है जनवू के साथ, जहां जनवू इन सब कितनी भारी मात्रा देख के घबरा रहा होता है। एंड वो अपने स्टेल्थ को भी यूज करता है, लेकिन हाँ ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई। ये नाइट्स कौन से नशे करके आए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मैजिशियन नाइफ जो है उसके गायब होने के स्किल्स को ही गायब कर देता है, वाह। एंड फाइनली जो चीज जनवू नहीं करना चाह रहा होता वो करने की कोशिश करता है, वहां पे टेलीपोर्ट होने की कोशिश करता है, बट उसका स्टोन गिर जाता है। नाइट से लड़ रहा होता है, वो नाइट्स कंटिन्यूअसली पोर्टल्स से समन हो रहे होते, उसके नकल्स फट चुके होते हैं, वो काफी थक चुका होता है, और साथ ही साथ उसके मन में मोनोलॉग भी चल रहा होता है। वो ये सब याद कर रहा होता है कि कैसे सब उसको एक वीकेस्ट हंटर कहा करते थे। वो ये भी याद कर रहा होता है कि कैसे वो अभी फिजिकली तो स्ट्रांग हो गया है, पर मेंटली शायद वो अभी भी बहुत वीक है। फिर सीन कट होता है और हमको दिखाया जाता है हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, जो कि जिनचुल से बात कर रहा होता है। वो लोग बात कर रहे होते हैं जेजू आइलैंड के ऊपर हुई थर्ड रेड के बारे में। और फिर उसके बाद वापस सीन चेंज होता है और हमको जिन्वू दिखाया जाता है, जो कि अभी भी उन नाइट से लड़ रहा होता है। लड़ क्या रहा होता है, वो एक्चुअली में मार खा रहा होता है। तो फिर फाइनली एक नाइट उसका सर पकड़ता है और उसको जमीन में धंसा देता है। वो उसको वहाँ पे मारने ही वाला होता है, तब तक उसको पनिशमेंट मिल जाती है। पनिशमेंट किस चीज की? तो ये पनिशमेंट होती है डेली क्वेस्ट ना कंप्लीट करने की। इस पनिशमेंट में उसको 4 घंटा सरवाइव करना था पेनाल्टी जोन में। तो बस फिर क्या, पेनाल्टी जोन में आते ही जिन्हों सबसे पहले वो पोशंस लेता है, जिससे कि उसका फटीग डिक्रीज हो 90 से। पहली बार उसका फटीग 90 को क्रॉस किया था। फिर उसके बाद जिन्वू ऐसे भी पोशंस लेने की कोशिश करता है जिससे कि उसकी HP रिवाइव हो सके, और पेनाल्टी जोन में ऐसे पोशंस काम नहीं करते हैं। तभी वहाँ पे वो सारे सेंटीपीड्स आ जाते हैं जो कि हमको पहले दिखाए गए थे, पर उनका नाम
नाम येलो से लिखा होता है। इसका मतलब कि वो जिन्वू से कमजोर होते हैं। जिन्वू आसानी से एक एक करके सबको मार देता है। हमें बीच में ये भी दिखाया जाता है कि जिन्वू की सिस्टर सोच रही होती है कि आखिर जिन्वू है कहाँ पे। कल उसका पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी था और वो सोच रही होती है क्या जिन्वू वहाँ पे आएगा भी या नहीं आएगा। तो पेनल्टी जोन में सारे के सारे सेंटीपीड्स को मारने के बाद एक सेंटीपीड पे बैठ के जिन्वू सोच रहा होता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। 10 मिनट अभी भी बचा था तो फिर वो तैयारी करने लग जाता है वहां पे वापस जाने की। सबसे पहले तो वो एक ब्लेड खरीदता है जो कि नाइट स्लेयर होती है और फिर उसके बाद वो रून जो उसको मिला होता है इग्रिस को हराने के बाद उसको यूज करता है ताकि वो उस रून में पड़ी स्किल यानी कि रूलर्स हैंड को पा सके। तो रूलर्स हैंड बेसिकली एक ऐसी स्किल है जिससे कि वो छोटे ऑब्जेक्ट्स यानी कि एटलीस्ट बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स को नहीं तो मैनिपुलेट कर सकता है बिना उनको टच किए। तो आप इसको टेलीकिनेसिस समझ सकते हैं पर छोटे लेवल पे। साथ ही साथ उसका यहाँ पे काफी सारा लेवल अप हुआ होता है तो इसलिए वो इस बार रेडी होता है उन सारे नाइट से लड़ने के लिए। फिर जैसे ही वो 10 मिनट खत्म होते हैं वो वापस उस जगह पे आ जाता है। पर इस बार क्या, इस बार ऐसी शानदार मार होती है जिन्वू पूरे के पूरे नाइट्स को डोमिनेट कर रहा होता है। फिर भी वो नंबर में बहुत ज्यादा होते हैं। वो अपनी काफी सारी स्किल्स यूज कर रहा होता है उनको मारने के लिए। पर उसको तभी रियलाइज होता है कि एक्चुअली में उसको जो मेजेस के पीछे जाना चाहिए। वो मेजेस जो कि इन सारे नाइट्स को समन कर रहे थे। ऐसे 5 वहाँ पे मेजेस और एक एक करके जिन्वू सबको मार देता है। बीच में एक बहुत बड़ा सा गोलेम भी आता है जिसकी हमको एक शानदार फाइट देखने को मिलती है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि फाइट आप जरूर देखें। हमको ये भी दिखाया जाता है कि जेजू आइलैंड पे जो जा रहे एस क्लास के हंटर होते हैं वो देखते हैं कि उनकी तरफ एक ऑब्जेक्ट उड़ के आ रहा होता है। फिर उसके बाद जिन्वू के पास जॉब चेंज क्वेस्ट आता है। तो बेसिकली होता यह है कि जिन्वू ने सिस्टम की सारी एक्सपेक्टेशंस एक्सीड कर दी होती हैं। इसी कारण सिस्टम जिन्वू को काफी कमाल के रिवॉर्ड्स देना चाहता है। सिस्टम कहता है कि जहाँ पे भी प्लेयर जाता है उसको डेथ फॉलो करती है एंजल की तरह। जहाँ पे भी प्लेयर जाता है उसके पीछे कॉर्प्स यानी कि डेड बॉडीज पड़ी होती हैं और खून के निशान भी। इसके अलावा जो हमारा प्लेयर है वो बहुत ही ग्रेट पावर्स चाहता है पर वो हमेशा अकेला रहना चाहता है। वो किसी पे रिलाई नहीं करना चाहता। फिर उसके बाद सिस्टम कहता है इट्स थर्स्ट फॉर स्ट्रेंथ कॉल्स फॉर द घोस्ट दैट रोम द वैली ऑफ डेथ। द घोस्ट समन्ड बाय द शैडो आर्मी विल फॉलो द प्लेयर्स ऑर्डर एज अ शैडो आर्मी एंड मेक वे ओनली फॉर द प्लेयर। इसका मतलब कि जो शैडो आर्मी होगी जिन्वू के पास वो घोस्ट की तरह जिन्वू को फॉलो करेगी और केवल उसी की बात मानेगी। और उसके बाद जिन्वू को अपनी जॉब का नाम पता चलता है। उसकी जॉब का नाम होता है नेक्रोमैंसर। पहले तो वो सोचता है कि उसको ये लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। पर फिर उसके बाद सिस्टम उसको बताना शुरू करता है क्योंकि आपने सब कुछ इतना ज्यादा एक्सीड कर दिया एक्सपेक्टेशन के, इसीलिए ये जो जॉब होगी वो केवल नेक्रोमैंसर नहीं बल्कि शैडो मोनार्क की होगी। ये एक्चुअली में एक स्पेशलिटी टाइप जॉब होती है जिसको जिन्वू फाइनली एक्सेप्ट कर ही लेता है। वो ये सब सोच रहा होता है कि जिन मेजेस से उसने लड़ाई की थी वो भी तो ऑलमोस्ट नेक्रोमैंसर की ही तरह थे। पहले वो काफी सारा इस पे विचार डालता है। टेक्निकली वो एक असासन टाइप हंटर होता है इसीलिए शायद ये कन्वर्जन ठीक नहीं होता। पर फिर भी वो फाइनली डिसाइड करता है कि हाँ मुझे चेंज करना ही चाहिए। हमको फिर से हंटर एसोसिएशन का हेड दिखाया जाता है जो कि जिनचुल से बात कर रहा होता है सुबह सुबह। वो कहता है कि एक बार एक हंटर पैदा हो जाता है तो फिर उसकी पावर कभी नहीं चेंज होती। पर कुछ लोगों की रीअवेकनिंग होती है और उसको पूरा विश्वास था कोई एक ऐसा रीअवेकन हो रहा होगा जो कि पूरी दुनिया में होप लेके आएगा। और ये बात ऑब्वियसली जिन्वू के लिए ही कही जा रही हो। उधर जिन्वू ने नेक्रोमैंसर की जॉब एक्सेप्ट कर ली पर वो एक्चुअली में था शैडो मोनार्क। फिर उसके बाद हमको एक कूल सा सीन देखने को मिलता है जहाँ पे जिन्वू को अपनी सारी पावर मिलती है। जिन्वू से पूछा जाता है कि कोई एक वर्ड बनाओ यानी कि कोड वर्ड बनाओ जिससे कि तुम सारी की सारी शैडो एक्सट्रैक्ट कर सको। इस शैडो एक्सट्रैक्शन में उसको कोई भी पॉइंट नहीं लगेंगे ना ही शैडो कंट्रोल में। पर फिलहाल के लिए जिन्वू केवल 30 शैडोज कंट्रोल कर सकता है। तो जिन्वू वर्ड चूज करता है अराइज। वो यूज करता है अराइज वहां पे खड़े सारे नाइट्स पे और खूब सारे नाइट्स वहां पे खड़े हो जाते हैं। जिन्वू ये देख के खुश हो जाता है। वो देखता है कि सारे नाइट्स का लेवल 1 होता है और साथ ही साथ मेजेस का भी। उसको लगता है कि अगर मैं शैडो एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ तो क्या अगर मैं किसी ए या फिर एस क्लास के बंदे या फिर ऑब्जेक्ट की शैडो एक्सट्रैक्ट करूंगा तो क्या वो मेरा शैडो बन जाएगा। यही सोच के वो इग्रिस के पास जाता है और उसकी शैडो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। पहले और दूसरे ट्राई में दोनों में ही इग्रिस की शैडो उसको रिफ्यूज कर देती है। पहले तो जिन्वू को लगता है कि शायद ये इस कारण हो क्योंकि शैडो एक्सट्रैक्शन की कंडीशन होती है कि अगर आप जितना देर में शैडो एक्सट्रैक्ट करेंगे और आपसे जितना ज्यादा हाई लेवल होगी पावर का उतने कम चांसेस हैं शैडो मिलने के। पर एक्चुअली में इग्रिस जिन्वू को सर्व ही नहीं करना चाहता था। उसके बाद जिन्वू एक कूल सी स्पीच देता है। कहता है कि जिस राजा का तुम इंतजार कर रहे हो, जिस खाली थ्रोन के सामने तुम बैठे हो, क्या पता वो कभी लौट के ही ना आए। अगर तुम्हें किसी को सर्व करना ही है तो तुम मुझे सर्व करो। इसके बाद वो तीसरी बार अराइज बोलता है और इस बार इग्रिस खड़ा हो जाता है। इग्रिस लेवल 7 का होता है जो कि ऑलरेडी एक नाइट क्लास का होता है। जिन्वू से सिस्टम पूछता है कि तुम इसको क्या नाम देना चाहोगे तो जिन्वू कहता है ये तो ऑब्वियस है इग्रिस। फिर उसके बाद हमको एक बहुत छोटा सा पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे के सारे एस क्लास के हंटर एक डेड बॉडी के सामने पड़े होते हैं। वो डेड बॉडी किसी एंट की होती है और उसको देख के वो लोग शॉक होते हैं क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि जेजू आइलैंड पे ये मिलने वाला है।